क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो जहाँ पर आपका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इसी के साथ साथ जब भी आप किसी को प्रपोज करते हो हमेशा आपको रिजेक्शन मिलता है। इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा ये कहता है कि भाई मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझे ये जिंदगी जीना ही नहीं है। और एक दिन अगर लव गॉड आपके पास आकर आपसे ये कहने लग जाए कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 100 गर्लफ्रेंड तैयार करके रखा है। और अगले दिन अगर अचानक से आपके पास काफी सारा लड़की आकर आपको प्रपोज कर दे और बाद में अगर वो आपके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। और अगर मैं सच कहूँ तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें भर भर कर मीम डाला है। इसी वजह से वीडियो को एंड तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रेंतारू नाम का एक लड़के को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। उसका ये बात को सुनकर वहाँ पर वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि रेंतारू मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, जहाँ पर तुम हमेशा ही सबका मदद करते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ डेटिंग के बारे में सोचती हूँ उस टाइम पे तो मुझे उल्टियाँ आने लग जाती है। इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मतलब यानी में शुरू ना होते होते हमारा मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट रिजेक्शन मिल गया। और वैसे भी इसकी तरह इंडिया पे हमारा भी हाल है। इसी वजह से लगता है मुझे रसिया पे जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है जहाँ पर हमें बस शादी करके बेबी पैदा करना पड़ेगा। क्या ये क्या बक रहे हो? उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा दुखी हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे कभी भी इतना दुख नहीं हुआ और ये लड़की को मिलाकर मैंने करीब 100 लड़की को प्रपोज किया है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मुझे सभी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है। इसी वजह से आगे रेंतारू जल्दी से एक मंदिर पर चला जाता है जहाँ पर रेंतारू गॉड से कहने लगता है कि आखिरकार मैं पिछले जन्म पे क्या पाप किया था जिससे कि मुझे इस जन्म में इतना ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है। इसी वजह से गॉड प्लीज आप कुछ करो, मुझे एक नया गर्लफ्रेंड दिला दो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, आने वाले टाइम पे तुमको टोटल 100 गर्लफ्रेंड मिलेंगे। और तभी इतने में उस जहाँ पर अचानक से एक बुढ़ा आ जाता है। उसको यहाँ पर देख कर तो यहाँ पर रेंतारू के फट के 64 हो गया था और आगे वो बुढ़ा कहने लगता है कि तुम जरा डरो मत, मैं गॉड ऑफ लव हूँ। और आगे रेंतारू के पूछने पर गॉड ऑफ लव बताने लगते हैं कि जब भी तुम हाई स्कूल पर जाओगे तुमको एक एक करके 100 गर्लफ्रेंड मिलेंगे और वैसे भी आम इंसान के बस एक ही सोलमेट होते हैं, लेकिन मैं तुमको टोटल 100 सोलमेट दिया है। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंतारू को पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार मैं उन सभी लड़कियों को पहचानूंगा कैसे। वो कहते हैं कि जब भी तुम अपने सोलमेट के करीब रहोगे नहीं तो तुम उसको टच करोगे तब तुम दोनों के अंदर शॉक टॉय पैदा होगा और इससे तुमको काफी आसानी से पता चल जाएगा कि तुम ही असल में उसके सोलमेट हो। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंतारू पहले काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि अगर ये बात झूठ होगा तो मैं आपके टेम्पल पर आग लगा दूंगा। फिर हम लोग एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारू पहली बार हाई स्कूल में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपना एंट्रेंस सेरेमनी को एंजॉय करता है। लेकिन आगे जब भी वो अपना क्लास ढूंढ रहा होता है अचानक से वो दोनों लड़कियों से टकरा जाता है। इस वजह से तो उन दोनों के अंदर एक शॉक टॉय पैदा हुआ था जिससे कि रेंतारू को पता चल जाता है कि वो दोनों असल में उसकी सोलमेट है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उन दोनों को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर तभी अचानक से एक लड़की अपने पैर पर मोच आने का बहाना करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मेरे पैर पर मोच आ गई है, इसी वजह से क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस पर छोड़ दोगे। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी रेंतारू उसका मदद करने की कोशिश करता है अचानक से वो दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि मेरे भी पैर पर मोच आई है, इसी वजह से मुझे भी लेकर चलो। ये कहकर आगे वो दोनों ही लड़कियां रेंतारू से चिपक जाती है। मतलब भाई क्या किस्मत है, पहली बार में सोने का सुहागा हो गया। और आगे जाते टाइम वो दोनों लड़कियां अपना अपना नाम बताती है, जहाँ पर वो पिंक वाले वाली लड़की कहने लग जाती है कि मेरा नाम हनाजो है और दूसरी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम किंडा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो तीनों ही एक ही क्लास से थे। और तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर कुछ लड़कियां एक फ्लावर के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे कि अगर कोई ये फूल से किसी को प्रपोज करता है तो ये 100% सफल होगा। उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों ही लड़की वो फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारू घर जाती है, वो दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जब भी वो नीचे पर देखता है वो दोनों लड़कियां तो वहाँ पर वो फ्लावर को ढूंढ रहे थे। उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर रेंतारू तो काफी ज्यादा शौक था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, इसी वजह से मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसी वजह से आगे वो 2 कोल्ड ड्रिंक को लेकर उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले किंडा को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने लग जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर किंडा काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, मैंने सही कहा ना। जिस पर किंडा कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से उसका कोल्ड ड्रिंक को लेकर वहाँ से भाग जाती है और तभी
इतने में उस जगह पर हनाजो भी आ जाती है, जो देखकर आगे बहुत जल्दी से उसको भी एक ड्रिंक ऑफर करता है। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से हनाजो उससे कहने लग जाती है कि ये कैन के अंदर काफी ज्यादा ड्रिंक रहता है, इसी वजह से मैं इसको अकेले खा नहीं सकती, इसी वजह से क्या प्लीज तुम मेरी मदद करोगे। उसका ये बात को सुनकर रेंटारो कुछ न कहकर ही चुपचाप वो ड्रिंक को थोड़ा सा पी लेता है। मतलब हम लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं कि कब हमें एक लड़की मिलेगा। और दूसरे साइड रेंटारो को गॉड ने ये कहा कि तुमको एक नहीं टोटल 100 गर्लफ्रेंड मिलेंगे, मतलब कुछ भी। और आगे जब भी रेंटारो वो ड्रिंक को पीता है उसको रियलाइज होता है कि इससे तो हम दोनों का इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। लेकिन दूसरे साइड तो हनाजो का किस्मत काफी ज्यादा फूटा था, जहाँ पर अचानक से उसका कैन हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर हनाजो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। मतलब कुछ भी हमारे इधर तो सभी लड़के एक किस के लिए तड़पते हैं, और दूसरा ये एनीमे तो देखो जहाँ पर एक लड़की किस के लिए तड़प रही है। काश मैं एक एनीमे का मेन कैरेक्टर बन जाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एनीमे के दुनिया पर जाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ये Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estrés no requiere de tu texto. Yo vengo puesto para echarnos el resto, aunque sea tóxico como el apesto. और आगे रेंटारो उसको एक रुमाल देते हुए उससे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, जल्दी से तुम अपना स्कर्ट को इससे पोंछ लो। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हनाजो कुछ ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से आगे बहुत जल्दी से उसको प्रपोज कर देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दूसरा तो पहली बार किसी लड़की का प्रपोजल को सुनकर तो रेंटारो काफी ज्यादा रोने लग गया था। और आगे जब भी वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है इतने में उस जगह पर इंडा आ जाती है, जहाँ पर वो काफी गुस्से से हनाजो से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको किसने कहा था इतना जल्दी जल्दी करने के लिए। ये कहकर ये आगे बहुत जल्दी से रेंटारो से कहने लग जाती है कि हाँ मुझे पहले से पता है कि तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं तुम्हारा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरे साइड तो रेंटारो का फेस कुछ ऐसा था। तभी इंदा थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हुए रेंटारो को प्रपोज कर देती है। ये कहकर ये आगे बहुत जल्दी से रेंटारो के पास जाकर उससे कहने लगता है कि अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिरकार तुम किसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। मतलब यहाँ पर हम लोग से एक लड़की नहीं पट रहा है। और दूसरा स्कूल के पहले दिन पे रेंटारो के पास 2 लड़की आकर उसको प्रपोज कर दिया। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं ये एनीमे को देखकर क्या ही बोलूं। इसी वजह से अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आगे रेंटारो गॉड ऑफ लव के पास जाकर उनसे कहने लगता है कि जल्दी से बताओ किसी इंसान की अगर 2 सोलमेट हो तो उसको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो सबके पास बस एक ही सोलमेट होते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारा जन्म कुंडली लिख रहा था हेंटाई देखने के कारण मैंने गलती से मैंने तुम्हारे जन्म कुंडली में 1 सोलमेट लिखने की जगह पर 100 सोलमेट लिख दिया। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंटारो काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि इस चक्कर में तो उसका जिंदगी का एल लग गया था। और आगे गॉड उससे कहने लगते हैं कि जब सोलमेट एक हो जाते हैं तो तुमको उसके साथ ही रहना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ काफी ज्यादा बुरा होता है। और मैं अगर सच कहूँ तो तुम्हारे वजह से वो लड़की मर भी सकता है। उनका ये बात को सुनकर तो दूसरा रेंटारो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक लड़की को चुनता हूँ तो दूसरी लड़की मारी जाएगी। गॉड कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंटारो हद से ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले हिनाजो के पास जाएगा, जहाँ पर वो उससे ये कहेगा कि मैं भी तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैंने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी साइड में ठीक यही टाइप से इंदो से भी जाकर यही कहूंगा। और ये सारा कुछ सोचकर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इससे सारा कुछ मैनेज कर लेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंटारो उन दोनों से कहने लगता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से ही काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेंटारो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर वो एक को पाकर दूसरे को दुखी होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए उन दोनों से कहने लगता है कि मुझे कल समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं तुम दोनों से किसको चुनूं, और अगर मैं सच कहूँ तो तुम दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हो, इसी वजह से मैं तुम दोनों को ही बराबर प्यार करता हूँ। ये कहकर ही आगे रेंटारो उन दोनों को वही फ्लावर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रात भर फ्लावर ढूंढने के कारण ही तो वो इतना ही ज्यादा गंदा हो गया था, जो देखकर आगे इंदा उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा ये बात को सुनकर मैं तुम्हारा बात को मान लूंगी। वो कहता है कि मैंने ये फ्लावर इसलिए ढूंढा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इससे तुम दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड वो दोनों लड़कियों के नाक से खून निकल रहा था। काश मेरा भी इसके तरह किस्मत होता तो कितना ज्यादा मजा आता। और तभी अचानक से हनाजो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहते कहते तो वो रेंटारो से चिपक गई थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी इंदा आकर कहने लग जाती है कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। हनाजो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम डबल डेट के लिए तैयार भी हो गए। वो कहती है कि आखिरकार मैं क्यों ना होंगी, रेंटारो बस मेरी है। और अगले दिन पे जब भी रेंटारो एक पोल से बातें कर रहा होता है तभी इनने में उस जगह पर
इंदा और हनाजो आ जाती है, जहाँ पर हनाजो सीधा जाकर रेंतारू का हाथ को पकड़ लेती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर तो वहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इतना दिनों से तो इतना रिजेक्शन की वजह से उसका जिंदगी झंड चल रहा था, लेकिन आज से अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सोचकर ये आगे बहुत जल्दी से इंदा के पास जाकर उसका हाथ को पकड़ लेता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा शर्मा गई थी, और आगे वो दोनों ऐसे ही रेंतारू का हाथ पकड़ते हुए स्कूल पर चले जाते हैं। लेकिन जब भी वो तीनों स्कूल के अंदर घुसते हैं, अचानक से रेंतारू उस जहाँ पर एक लड़के को देखता है, और उस जहाँ पर तो वो लड़का वाइस प्रिंसिपल से बचते हुए भाग रहा था। और आगे हमें वाइस प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि जब भी वाइस प्रिंसिपल कोई लड़के को हॉल में भागता हुआ देखता है, वो जल्दी से उसको पकड़ के उसको एक चुम्मे से किस देती है। और स्कूल पे सबके सामने एक बुढ़ी औरत से किस पाना तो काफी ज्यादा टॉर्चर है। वाइस प्रिंसिपल को ऐसा करता हुआ देखकर हजानो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने कभी भी किसी को किस किया है। वो कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि तुम दोनों ही मेरा पहला गर्लफ्रेंड हो। उसका ये बात को सुनकर तभी हनाजो और इंदा के बीच में एक प्लान आता है कि जो भी सबसे पहले रेंतारू को अप्रोच करेगा वो ही उससे सबसे पहले किस पाएगा। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ लंच कर रहे थे, और तभी जहाँ पर हनाजो एक चॉकलेट को निकालती हुए कहने लग जाती है कि चलो हम दोनों ये चॉकलेट को एक साथ खाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो ये सारा कुछ अपना पहला किस के लिए कर रही थी, और आगे जब भी वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, अचानक से उस जहाँ पर एक चॉकलेट को लेकर इंदा भी आ जाती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर गलती से रेंतारू के आंखों में चॉकलेट घुस गया था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर उसका आंख हद से ज्यादा लाल हो जाता है। इसी वजह से आगे वो उसके आंखों को ठीक करने के लिए उसको CPR देने की कोशिश करती है। और आगे जब भी इंदा उसको किस करने वाली होती है, अचानक से उस जहाँ पर हनाजो अपने बूफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। मतलब क्या किस्मत है, दो लड़की अपना पहला किस के लिए झगड़ रही है। ये सारा कुछ देखकर तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से रेंतारू कहने लग जाता है कि मैं समझ गया, तुम दोनों मुझे किस करना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा गए थे। रेंतारू कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मेरे पास एक प्लान है, जहाँ पर वो जल्दी से उन दोनों को अपना प्लान बताने लग जाता है कि तुम दोनों सबसे पहले उस जहाँ पर जाकर खड़े हो जाओगे, जहाँ पर हम तीनों ही अपने आंखों को बंद करके रखेंगे और हमने कानों पर ईयरफोन लगा देंगे, और आगे मैं गोटियों को फेंकूंगा। इवन नंबर आएगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, नहीं तो मैं राइट में जाऊंगा, और इससे तुम दोनों को ही पता नहीं चलेगा कि आखिरकार किसने किसको सबसे पहले किस किया। उसका इतना खतरनाक प्लान को देख हनाजो कहने लग जाती है कि सच में तुम तो जीनियस हो। लेकिन आगे जब भी वो दोनों ऐसे करने की कोशिश करते हैं, गलती से रेंतारू जाकर हनाजो का बॉक्स को पकड़ लेता है। और इस वजह से तो यहाँ पर पहला ट्राई फेल हो गया था। और आगे जब भी रेंतारू दूसरा ट्राई करने की कोशिश करता है, अचानक से उस जहाँ पर एक बिल्ली आकर इंदा के पैंटिस के साथ खेलने लग जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर इंदा को ऐसा लग रहा था कि ये शायद रेंतारू कर रहा है। इसी वजह से आगे वो काफी गुस्से से रेंतारू के वो हिस्से पर लात मार देती है। और आगे वो लोग ऐसे ही कई बार ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाता था। इसी वजह से आगे थक हार कर इंदा कहने लग जाती है कि ये प्लान ही बेकार था। हनाजो कहती है कि तुम मेरे रेंतारो से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो कहती है कि आखिरकार किसका रेंतारो बस मेरी है। ये कहकर आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर रेंतारो कहने लग जाता है, लगता है गलती मेरा प्लान के अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर है, मैं कोई भी लड़कियों से किस पाने का लायक ही नहीं हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से वाइस प्रिंसिपल को बुलाता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल को किस करना चाहता था, जिससे कि कोई भी लड़कियां उससे पहले किस करना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर तो रेंतारू काफी स्पीड से हॉल में भाग रहा था, इतने में उस जगह पर वाइस प्रिंसिपल आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से जाकर रेंतारू को पकड़ लेती है। और आगे वाइस प्रिंसिपल उसको किस करे इससे पहले उस जगह पर इंदा आकर उसको पकड़ लेती है। हद से हनाजो चिल्लाती है, कहने लग जाती है कि मैंने वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लिया है। उसका ये बात को सुनकर वाइस प्रिंसिपल स्पाइडरमैन की तरह चुपचाप वहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। उसको ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे। वो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो। जिस पर वो दोनों कहने लगती है कि ठीक है हम दोनों नहीं लड़ेंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम इसको किस कर सकते हो। और उन दोनों को तो इस तरीके से सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर वहाँ पर वो काफी ज्यादा सैड हो गया था, जिस वजह से आगे रेंतारू सीधा जाकर उन दोनों को हक कर लेता है। और तभी अचानक से उसको थ्रीसम करने का आइडिया आता है, जिस वजह से आगे रेंतारू उन दोनों
दोनों को लेकर सीधा छत पर चला जाता है, जहाँ पर रेंटारू जल्दी से उन दोनों को बता देता है कि आखिरकार थ्रीसम कैसे किया जाता है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों सबसे पहले काफी ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन आगे वो दोनों थोड़ा सा हिम्मत करके उसको फाइनली किस कर ही देते हैं। और आगे वो दोनों अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जल्दी से लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। और उस जगह पर तो वो दोनों एक कुकिंग बुक के लिए झगड़ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों यहाँ पर रेंटारू के लिए कुछ खाना बना कर ले आना चाहते थे। और उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर रेंटारू कहने लग जाता है कि अब से तुम दोनों को हर एक चीज एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। ये बताकर ये आगे वो अपने लिए काफी अच्छा एक बुक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और काफी ढूंढने के बाद तो उसको फाइनली एक काफी अच्छा बुक मिल गया था। लेकिन जब भी वो उस बुक को निकालने वाला होता है, अचानक से वो अपना थर्ड सोलमेट से मिलता है। और एक दूसरे को देखकर तो यहाँ पर वो लड़की को पता चल गया था कि वो दोनों असल में एक दूसरे के लिए बने हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में शिजुका थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी। और यहाँ पर तो वो हमेशा बुक का सहारा लेती है दूसरे के साथ बातें करने के लिए, जहाँ पर वो रेंटारू को बताने लग जाती है कि वो असल में इस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन है। जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर रेंटारू आगे उसको समझाने लग जाता है कि मुझे असल में एक रोमांटिक नॉवेल चाहिए, इसी वजह से क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी नोवेल को रिकमेंड कर सकते हो। उसका इतना सुनकर ही तभी शिजुका उसके लिए काफी सारे नोवेल को लेकर आती है। और यहाँ पर तो इतने सारे रोमांटिक नोवेल को देखकर रेंटारू का फट के चौसठ हो गया था, जो देखकर आगे शिजुका उससे कहने लग जाती है कि तुमको इसमें से जो भी नोवेल पसंद है तुम वो बुक को ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो रेंटारू उसका बिल्कुल भी दिल दुखाना नहीं चाहता था, जिस वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा दिया हुआ सारा बुक को ले लूंगा। लेकिन आगे जब भी वो रिसेप्शनिस्ट से बुक लेने के लिए जाता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसको इतने सारा बुक को इशू करवाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेंटारू का अभी तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंटारू काफी ज्यादा दुखी हो गया था। उसको इतना उदास देखकर तो दूसरा शिजुका भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसको अपना पर्सनल बुक दे देती है पढ़ने के लिए। और वो बुक को पाकर तो यहाँ पर रेंटारू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से आगे वो शिजुका को थैंक यू कहता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंटारू वही बुक को पढ़े जा रहा था। और तभी हमें वो बुक का स्टोरी के बारे में पता चलता है कि एक दिन प्रिंसेस के ऊपर एक ड्रैगन हमला कर दिया था, लेकिन तभी बीच में एक नाइट आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन वो ड्रैगन से लड़ाई करने के चक्कर में तो वो नाइट काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से आगे प्रिंसेस जल्दी से उसको अपना मैजिक से हील कर देती है। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे का आंख को देखते हैं, वो दोनों ही पहली बार एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। और कुछ दिनों बाद नाइट को पता चलता है कि प्रिंसेस का शादी किसी और के साथ होने वाला है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। और इसी के साथ ही ये वाला बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये बुक को पढ़कर तो यहाँ पर रेंटारू रोते हुए अपने मन में ये कह रहा था कि मेरा लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, इसी वजह से ज्यादा टेंशन मत करो। फिर अगले दिन पे हम लोग क्लास में शिजुका को देखते हैं। और यहाँ पर तो वो अपने साथ वो बुक का नेक्स्ट पार्ट भी लाया था, लेकिन यहाँ पर तो वो रेंटारू को ये बुक देने के लिए काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तभी इतने में उस जगह पर रेंटारू आ जाता है उसको वो बुक देने के लिए। और आगे जब भी रेंटारू ये देखता है कि शिजुका उसके लिए सेकंड पार्ट भी लाया है, वो काफी खुशी से उससे कहने लग जाता है कि मुझे भी ये सेकंड पार्ट पढ़ना है। उसका ये बात को सुनकर आगे शिजुका भी शर्माती है, उसको वो बुक दे देती है, जिस वजह से आगे रेंटारू खुशी खुशी उसको दोबारा थैंक यू कहता है। और उसका इतना मदद करने के लिए आगे रेंटारू उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठकर बुक के बारे में काफी सारे बातें कर रहे थे। फिर हम लोग दोबारा अगले दिन का सीन को देखते हैं। और अब की बार तो शिजुका उसके लिए थर्ड पार्ट भी लाया था। और यहाँ पर तो वो उसके लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन रेंटारू वो बुक को लेने के लिए उसके पास आता ही नहीं। फिर वो अगले दिन भी इंतजार करती है, लेकिन अगले दिन भी रेंटारू नहीं आता है। ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन जब भी वो बाहर जाती है, वो उस जगह पर रेंटारू के पास दो लड़की को देखती है। और यहाँ पर तो वो दोनों खुलेआम थ्रीसम की प्रैक्टिस कर रहे थे। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर तो वहाँ पर शिजुका काफी ज्यादा उदास हो गई थी। वो कहती है कि मुझे इतना ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं मिडिल स्कूल में थी सब मुझे काफी ज्यादा बुली करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा ही बुक से चिपका रहती थी और किसी से भी बातें नहीं करती थी। और इसी वजह से मेरे मॉम भी ये कहते थे कि आखिरकार मैं बातें करने के लिए बुक का सहारा क्यों लेती हूँ। और इसी वजह से शायद आज मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। रेंटारू भी आज मुझसे दूर हो गया। ये कहकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिजुका लाइब्रेरी में आराम से बैठी थी, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर रेंटारू आकर उससे उसका मोबाइल मांगता है, जहाँ पर वो जल्दी से उसके फोन पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है, जो कर आगे वो उसको बताने लग जाता है अगर तुम अपने फोन पे टेक्स्ट लिखोगे तो वॉइस निकलेगा। ये बताकर ही आगे वो उसके बुक में वो लव स्टोरी भी इंस्टॉल कर देता है। ऐसा कुछ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके मदद से वो रेंटारू से काफी अच्छे तरीके से बातें कर
कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से शिजुका उससे पूछने लग जाती है कि सर्कल लव स्टोरी का तो अभी तक ई बुक रिलीज ही नहीं हुआ है, जहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि वो तो असल में पूरा रात जाकर शिजुका के लिए सर्कल लव स्टोरी के एक कोड अपने मोबाइल पे लिखा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुमको लोगों से बातें करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इसी वजह से जल्दी से मुझसे बातें करो। उसका ये बात को सुनकर आगे शिजुका तुरंत ही उसको आई लव यू कह देती है। जो कड़कड़ी आगे वो रोती है उससे कहने लग जाती है कि तुमको इसका जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमको बता दिया। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से रेंतारू उसको पकड़ती हुए उससे कहने लग जाता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब हमारे लौंडे ने दोबारा और एक नई लड़की को पटा लिया, इसी वजह से मैं ताली बजाना चाहता हूँ। और आगे वो शिजुका को लेकर अपने दो गर्लफ्रेंड के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को बताने लग जाता है कि ये असल में मेरी नई गर्लफ्रेंड है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन दूसरा हम लोग हनाजो को देखते हैं जो कि शांत होकर कहने लग जाती है कि रेंतारू सच में तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुम हमारे लिए एक नया दोस्त को लेकर आए हो। जिस पर इंदा उसके ऊपर चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये अपना तीसरा गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया है। वो कहती है कि क्या तुमको समझ नहीं आ रही है, रेंतारू अपना नया लव को ढूंढ लिया है। लेकिन अभी भी रेंतारू हम लोग को छोड़ा नहीं है, सच में वो कितना ही ज्यादा औसम है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों एक साथ बातें कर रहे थे, और यहाँ पर तो रेंतारू उन तीनों की खासियत बता रही थी कि जब भी शिजुका कोई बुक पढ़ रही होती है उसमें जब भी कोई अच्छा सीन आता है उसका पैर ऐसा हो जाता है, और दूसरा जब भी हाना जो कुछ सोच रही होती है वो जल्दी से अपने होठों के बीच में उंगली को दबा देती है, इससे तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा सुंदर दिखती है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हाना जो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, और आगे वो इंडा के बारे में बताने लग जाता है कि जब भी उसका कोई तारीफ करता है वो अपनी उंगली को बालों के अंदर घुमाने लगता है। उस टाइम पे तो वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है, और अपने बारे में इतना ज्यादा तारीफ सुनकर तो वहाँ पर वो तीनों एक काफी ज्यादा शर्मा गए थे, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगते हैं कि सच में रेंतारू हमारा कितना ज्यादा केयर करता है। और आगे रेंतारू बताने लग जाता है कि जब तुम दोनों ने मुझे किस किया था उस टाइम पे भी तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। शिजुका पूछती है कि क्या तुम दोनों ने पहले किस कर लिया है। रेंतारू बताता है कि हाँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिजुका काफी ज्यादा उदास हो गई थी। हनाजो पूछती है कि क्या तुमको भी ये करना है क्या। वो कहती है कि नहीं, शादी से पहले मैं पूरा शुद्ध रहना चाहती हूँ। रेंतारू कहता है कि चलो ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों तो रेंतारू को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो शिजुका चुपचाप अपना खाना को खा रही थी। उसको इतना शांत देखकर दूसरी साइड रेंतारू अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद शिजुका हम लोगों के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, इसी वजह से मुझे कुछ करना चाहिए। और तभी अचानक से उसको एक प्लान आता है कि वो एक गेम के द्वारा उन तीनों को एक कर लेगा। ये सोचकर ही आगे रेंतारू कुछ कार्ड को निकालते हुए कहने लग जाता है कि हम लोग आज एक गेम खेलेंगे, जो भी जीतेगा वो हारने वाले को गुदगुदी करेगा। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है पहला राउंड तो यहाँ पर रेंतारू जीत गया था, और दूसरी साइड तो इंदा हार गई थी, इसी वजह से आगे रेंतारू उसको गुदगुदी करने लग जाती है। लेकिन जब भी वो ऐसा कर रहा था दूसरी साइड इंदा तो कुछ अजीब ही साउंड निकाल रही थी। और सेकेंड राउंड पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो रेंतारू फिर से जीत गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार तो यहाँ पर हानाजो हार गई थी, और यहाँ पर तो वो रेंतारू से गुदगुदी पाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जिस वजह से आगे वो जल्दी से अपना कपड़े को निकालने लग जाती है। लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है वो वहाँ पर ही चुपचाप रुक जाता है। फिर आगे रेंतारू भी उसको गुदगुदी करने लग जाता है, और यहाँ पर इतना गुदगुदी पाने के बाद तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे थर्ड राउंड पे पता चलता है कि इस बार भी रेंतारू जीत गया था, और इस बार तो यहाँ पर हारने वाली शिजुका थी। और आगे जब भी वो उसको गुदगुदी करने की कोशिश करता है वहाँ पर तो वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, जहाँ पर वो अपने मोबाइल से बातें करते हुए कहने लग जाती है कि इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उसका ये बात को सुनकर आगे रेंतारू भी उसको काफी ज्यादा गुदगुदी करने लग जाता है, और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो दूसरा इंदा और हाना जो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए अब की बार हमें जीतना ही होगा। लेकिन इस बार शिजुका जीत जाती है, जहाँ पर दूसरा रेंतारू हार जाता है। लेकिन जब भी शिजुका उसको बस टच करता है वो कहने लग जाता है कि मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और उन दोनों को इतना एंजॉय करता हुआ देखकर दूसरा हाना जो हमने मन में कहने लग जाती है कि शायद शिजुका का डरपोक नेचर रेंतारू को काफी ज्यादा पसंद आता है, और अगर मैं उसकी तरह बनने की कोशिश करूंगी तो शायद मैं भी उसकी तरह क्यूट बन जाऊंगी। लेकिन दिखने में तो शिजुका काफी ज्यादा नेचुरल लगती है, इसी वजह से ये चीज मेरे पे सूट नहीं करेगा। और तभी अचानक से रेंतारू कहने लग जाता है कि मैं आज इतना ज्यादा हंस चुका हूँ, इसी वजह से मुझे काफी जोर से सुसु आ गया है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।
जाएगा। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और आगे उसके जाने के बाद इंदा शिजुका से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, जहाँ पर तुम हमेशा हम दोनों के सामने रेंतारू से दूर रहने की कोशिश करते हो और तुम उस टाइम पे रेंतारू को गुदगुदी करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जल्दी से बताओ। हनाजो कहती है कि शायद वो तुमसे डर गई होगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा डरावनी दिखती हो। इंदा कहती है कि तुम झूठ मत कहो, मैं डरावनी बिल्कुल भी नहीं दिखती, लेकिन दविया चाची शिजुका उससे कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लगती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और आगे इसके पूछने पर शिजुका बताने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों का बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों ही मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो। इंदा कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम हमसे भी काफी ज्यादा बेहतर हो और इसी वजह से तो रेंतारू ने तुमको चूज किया है और तुमको गर्लफ्रेंड बनाया है। ये बताकर आगे वो शिजुका से माफी मांग लेती है। इस वजह से तो उन तीनों का ही झगड़ा है कि झटके में खत्म हो गया था। और दूर से हम लोग रेंतारू को देखते हैं जो कि उन तीनों को चुप चुप कर देखे जा रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में रेंतारू का प्लान था। उन दोनों का इतना गहरा दोस्ती को देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाता है और आगे जब भी रेंतारू दोबारा उन लोगों के पास जाता है इंदा उससे कहने लग जाती है कि शिजुका को और एक चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो उस टाइम पे तुमको अच्छे से गुदगुदी नहीं किया था। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर शिजुका कहने लग जाती है कि मुझे असल में तुमको किस करना है और मैं अगर सच कहूँ तो वो बात झूठी थी जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी किस करना नहीं चाहती। रेंतारू कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता था कि तुम ये सब कुछ झूठ बोल रही हो। ये कहकर आगे वो अचानक से शिजुका के पास जाकर उसको एक किस करता है। उन दोनों को इस तरीके से किस करता हुआ देखकर तो वहाँ पर हनाजो भी उसको किस करना चाहती थी। इसी वजह से आगे हनाजो के कहने पर रेंतारू भी उसको एक किस देती है और उन दोनों का किस कंप्लीट होने के बाद अब तो इंदा की बारी थी। शुरुआत में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही थी, उसको इस तरीके से शर्माता हुआ देखकर दूसरा रेंतारू भी समझ जाता है कि उसको भी किस चाहिए, जिस वजह से आगे वो इंडो के पास जाकर उसको भी किस कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो असल में स्कूल पे रिजल्ट निकला था और इसी वजह से तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट भीड़ बना के एक जगह पर खड़े हुए थे अपने रिजल्ट को देखने के लिए, लेकिन उस जगह पर तो रेंतारू नहीं था। इसी वजह से आगे वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि क्या सही में रेंतारू हमने फोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। और तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारू उन लोगों से कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से क्लासरूम से अपना मोबाइल को लाना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और आगे उन लोगों के पूछने पर रेंतारू बताने लग जाता है कि असल में मेरे फोन के अंदर तुम तीनों के फोटो है और तुम तीनों का ही फोटो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात को सोचती हुए तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और दूसरा हम लोग रेंतारू को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल को लेने के लिए क्लासरूम पर जा रहा था, लेकिन तभी वो क्लासरूम पे आई नाम का एक लड़की को देखती है और यहाँ पर तो वो अपना पढ़ाई कर रही थी। उसको इस टाइम पे यहाँ पर देखकर आगे रेंतारू उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम आज अपना रिजल्ट देखने के लिए नहीं जाओगे। वो कहती है कि ये मेरे लिए बस टाइम वेस्ट है क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मैं ही स्कूल में टॉप पर आऊंगी। ये कहते कहते जब भी वो रेंतारू की तरफ देखती है उन दोनों को अचानक से शौक लगता है और ये देख करते यहाँ पर उसको भी पता चल गया था कि ये लड़की भी असल में उसका सोलमेट है। ये जानने के बाद आगे वो उससे कहने लग जाता है कि चलो मैं तुमको लेकर जाता हूँ, उस टाइम पे तुम अपना रिजल्ट को भी देख लेना। जिस पर वो सिग्मा की तरह इग्नोर मारती है, उससे कहने लग जाती है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसको देखकर तो मुझे अपना बचपन का एक दोस्त के बारे में याद आ गया जहाँ पर वो भी हमेशा मुझे इस तरीके से इग्नोर मारता था। और आगे हमें पता चलता है कि रेंतारू के ग्रुप में तो हनाजो फर्स्ट आया था और शिजुका सेकेंड, लेकिन दूसरा इंडा और रेंतारू तो दोनों ही लास्ट आए थे। और आगे रेंतारू ये देखता है कि एआई पूरे स्कूल में टॉप किया है। और आगे जब भी रेंतारू अपने सभी गर्लफ्रेंड से एआई के बारे में पूछता है वो बताती है कि मैंने सुना है कि एआई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और जब से वो इस स्कूल में आई है वो हर बार टॉप करती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो प्रैक्टिकल चल रहा था जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि रेंतारू और एआई तो एक ही टीम पर थे और यहाँ पर तो उन दोनों को माइक्रोस्कोप के मदद से एक पेंटिंग बनाने के लिए दिया गया था, जो देखकर आगे रेंतारू जल्दी से एक माइक्रोस्कोप लाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब भी वो वापस आकर देखता है यहाँ पर तो एआई पहले ही वो पेंटिंग को बना लिया था। रेंतारू कहता है कि ये तो प्रैक्टिकल क्लास है, इसी वजह से हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। वो कहती है अगर ये बुक में ये फोटो दिया हुआ है तो आखिरकार ये करने की क्या ही जरूरत है। उसका ये बात को सुनकर रेंतारू अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसका बातें सुनकर तो मुझे ChatGPT याद आ गया। लेकिन आगे जब भी रेंतारू प्याज के छिलके को एक ब्लेड से काटने लग जाता है, गलती से तो यहाँ पर उसका उंगली कट गया था, जिस वजह से वो जल्दी से अपना हाथ को धो लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर एआई उससे कहने लग जाती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, इससे तुमको काफी ज्यादा जलन होगी। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसका उंगली को पकड़कर अपने मुंह के अंदर डाल देती है, जो कर आगे वो उसको बताने लग जाती है कि सलाइवा में असल में एक खास केमिकल होता है जिससे कि तुम्हारा चोट काफी जल्दी हील हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारू और एआई साथ में
क्लास पढ़ जा रहे थे और तभी रेंतारू उसको थैंक यू कहता है उसका इतना मदद करने के लिए, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि इसके बदले में मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हूँ, इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। जिस पर वो उसको साफ साफ मना करती है, उससे कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ बस टाइम वेस्टिंग है। वो कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के साथ घूमना ये बिल्कुल भी टाइम वेस्टिंग नहीं होता है और इसी वजह से हमें सभी की तरह काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। वो कहती है कि ऐसा कुछ बस फालतू की बकवास है, इससे हमारा एकेडमी का स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। रेंतारू कहता है कि स्कोर बढ़ाना ही हर चीज नहीं होता है, जहाँ पर सभी इंसान को अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए। वो कहती है कि आखिरकार तुम मुझे इतना सारा ज्ञान क्यों पेल रहे हो, मुझे तुम्हारा बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो याई अपने घर पर पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो वो रेंतारू के वजह से बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में हर टाइम बस रेंतारू चले जा रहा था। इसी वजह से आगे वो पढ़ाई में फोकस करने के लिए ब्लैक बोर्ड में कुछ नंबर को लिखने लग जाती है, लेकिन इससे तो काम नहीं बना था। इसी वजह से आगे वो काफी सारे पेज के अंदर वो नंबर को लिखने लग जाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसके दिमाग से रेंतारू हट ही नहीं रहा था। और ये देखकर तो उसको समझ आ गया था कि सही में वो रेंतारू से प्यार करने लग गया है। इसी वजह से आगे वो अगले दिन ही रेंतारू के पास जाकर उसको प्रपोज कर देती है और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद रेंतारू उसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तभी आई उसको रिजेक्ट करती हुए उससे कहने लग जाती है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से मैं उल्टा तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा रेंतारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती, और वैसे ही प्यार होने के बाद शादी करना पड़ता है और बच्चा पैदा करना पड़ता है, इसी वजह से मैं ये सब का झंझट पे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे रेंतारू उससे कहने लग जाता है कि भले ही तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं कभी भी तुमको भूल नहीं सकता, और वैसे ही पहले मैंने करीब 100 बार रिजेक्शन खा चुका हूँ, इसी वजह से मुझे और एक बार रिजेक्शन मिलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम हर दिन ये सोचोगे कि मैं तुमको भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं तुमसे बस एक दिन मांगता हूँ, मुझे बस एक दिन दो, अगर उस टाइम पे मैं तुम्हारा इरादा नहीं बदल पाया तो मैं हार जाऊंगा। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे आई भी उसका बात को मान लेती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ एक अम्यूजमेंट पार्क पर मिलते हैं, और यहाँ पर तो असल में रेंतारू का गोल ये था कि उसको असल में आज आई को महसूस कराना है कि जिन लोगों को वो पसंद करती है नहीं तो वो उनसे प्यार करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और आगे वो लोग पार्क में काफी सारे जगहों पर जाते हैं, लेकिन इनमें से तो यहाँ पर आई को कुछ भी पसंद नहीं आया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि पता नहीं आखिरकार लोगों को इससे क्या ही मजा मिलता है। और आगे रेंतारू उसको एंजॉय करवाने के लिए एक जगह पर चढ़ जाते हैं, लेकिन आगे जब भी रेंतारू उसका शकल को देखता है उसको तो यहाँ पर समझ आ गया था कि आई को असल में ऊंचाइयों से काफी ज्यादा डर लगती है। इसी वजह से आगे उसको शांत करवाने के लिए उसके बाजू में बैठकर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, लेकिन यहाँ पर तो आई कुछ ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ लेती है। इसी वजह से तो आगे वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठकर काफी सारे फोटो को देख रहे थे, और ये सा कुछ तो फोटो उन दोनों ने अम्यूजमेंट पार्क पर लिए थे, जहाँ पर रेंतारू उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आज का दिन तुमको कैसा लगा। वो बताती है कि मुझे मजा तो आया, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है कोई बात नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने आज का दिन तुम्हारा बेकार कर दिया, इसी वजह से तुम प्लीज भूल जाना कि आज कुछ भी हुआ भी था। ये कहकर आगे वो एक लाइटर को निकाल कर अपना सभी फोटो को जलाने वाला होता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर तभी आई को आज के दिन के बारे में याद आने लग जाता है कि कैसे आज उसने रेंतारू के साथ काफी सारा एंजॉय किया। इसी वजह से तभी अचानक से आई उससे वो सारे फोटो को छीन लेती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर आगे रेंतारू उससे कहने लग जाता है कि इससे ये तो साबित होता है कि तुमने आज मेरे साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया, जिस चीज को तुम कभी भी जन्म में भी भूल नहीं सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये चीज तुम कभी भी खोना भी चाहोगे। इसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा आई काफी ज्यादा रोने लग गई थी, जिस वजह से आगे वो तुरंत ही उसको प्रपोज कर देती है। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसको एक किस देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंतारू आई को अपना सारा गर्लफ्रेंड से मिलवाता है, और एक नए दोस्त को पाकर तो दूसरे वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन वहाँ पर तो हना जो रेंतारू से काफी ज्यादा नाराज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बिना बताए कल उसके साथ डेट पर चला गया था। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगली छुट्टी में हम लोग कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। उसका ये बात को सुनकर हना जो उसको सजेस्ट करती है कि चलो ठीक है, हम लोग एक वाटर पूल पर जाएंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो किंडा एक स्विमिंग सूट को परचेस करने के लिए एक दुकान पर आई थी, जहाँ पर काफी ढूंढने के बाद फाइनल उसको एक स्विमिंग सूट पसंद आ जाता है। लेकिन
मन ही मन तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये स्विमिंग सूट रेंतारू को पसंद आएगी या फिर नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जल्दी से उस स्विमिंग सूट को परचेस कर लेती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि रेंतारू उसको जो भी ड्रेस में देखे वो हमेशा ही उसका तारीफ करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर तो वो तीनों ही काफी अच्छे अच्छे स्विमिंग सूट को पहन कर आए थे। उन तीनों को ये स्विमिंग सूट पर देखकर रेंतारू अपने मन में ये कह रहा होगा कि अगर मुझे वो मिल जाएगा तो आज काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और रेंतारू यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा होगा आप कमेंट पर जरूर लिखना। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर इंडा भी आ जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो अपना स्विमिंग सूट को पहनकर बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसको इस कपड़े में देखकर तो दूसरा रेंतारू का शकल ऐसा हो गया था। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। और आगे किंडा बताने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। याई कहती है कि तुमको अभी धूप पर रहना चाहिए, जो सुनकर वो भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी वो लोग इंडा के बिना रिवर पर जाते हैं, इस जगह पर तो शिजुका अपने फ्लोटिंग बैलून पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और तभी अचानक से हाना जो एक बहाना बनाती हुए रेंतारू से चिपकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एआई भी आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर अपना बैलून को पकड़ने के लिए कहती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर आगे हानाजू भी उसको यही करने के लिए कहती है। कड़कड़ी आगे वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि जल्दी से बताओ आखिरकार हम दोनों में से किसका बड़ा है। ये सारा कुछ देखकर तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखा पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ लेकिन इस वजह से तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। उसका ये हालत को देखकर जल्दी से वो दोनों रेंतारू को उठाकर बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर हाना जो कहने लग जाती है कि हमें इसे होश में लाने के लिए सीपीआर देना होगा। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती है, उसको ऐसा करता हुआ देखकर तो दूसरा यह समझ गई थी कि वो सीपीआर देने की जगह पर उसको किस कर रहा है, जिस वजह से आगे वो उसको साइड में हटाकर वो खुद उसको किस करने लग जाता है। और दूसरा हम लोग शिजुका को देखते हैं जो कि एंजॉय करते करते तो काफी दूर आ गई थी। और इस वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो सबसे मदद मांगने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा शोर शराबा था, जिस वजह से कोई भी उसका फोन का आवाज सुन नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका ट्यूब फट जाता है, जिस वजह से वो एक जगह पर फंस जाता है। और दूसरी साइड तो हानाजो और यार समझ गया था कि वो इस तरीके से रेंतारू को बचा नहीं पाएंगे। इसी वजह से आगे वो दोनों एक मेल लाइफ गार्ड को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी इतने में रास्ते में कुछ लड़के आकर उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। और आगे जब भी एक लड़का हानाजो को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, अचानक से उस जगह पर एआई आकर उसका हाथ को पकड़कर उसके आंखों में घुसा देती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर तभी उनके दोस्त तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से आगे वो लोग सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी ठीक टाइम पर उस जगह पर रेंतारू आकर उन दोनों को बचा लेता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बंदा उसको बताने लग जाता है कि कैसे एआई ने मेरे दोस्त की उंगली को उसके आंखों के अंदर घुसा दिया और इसी वजह से मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ स्विमिंग करना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे साथ स्विमिंग कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर आगे वो बंदा उससे कहने लगता है कि चलो ठीक है, इनमें से तुम्हारा जो भी गर्लफ्रेंड है तुम उसको लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर रेंतारू उसको बताने लग जाता है कि ये दोनों ही असल में मेरा गर्लफ्रेंड है। उसका ये बात को सुनकर तो वो बंदा ये कह रहा था कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो, अगर ये दोनों ही तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो जल्दी से तुम उसे किस करके दिखाओ। लेकिन रेंतारू तो यहाँ पर सबके सामने ये सा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। लेकिन तभी अचानक से हानाजो के साथ साथ एआई भी उसको किस करती है। ये देखकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगा था आजकल के बच्चे इतना ज्यादा ठड़कीबाज हो चुके हैं। ये कहकर ही आगे वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। और आगे हानाजो रेंतारू से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको होश कैसे आया, और वैसे भी आखिरकार तुमको हमारे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। और तभी इतने में उस जगह पर इंडा आ जाती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हानाजो तो चुपचाप एक जगह पर बैठकर धूप सेक रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका नजर हानाजो और एआई पर पड़ता है और उस जगह पर तो कुछ लड़के उन लोग को परेशान कर रहे थे। इसी वजह से आगे वो जल्दी से रेंतारू को ढूंढने लग जाती है। लेकिन जब भी वो रेंतारू के पास जाती है वो देखती है कि वहाँ पर तो वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसको बेहोश पड़ा हुआ देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हो, दूसरा हानाजो और एआई मुसीबत में है। उसका ये
ये बात को सुनकर ही तभी इतने में रेंतारू खड़ा हो जाता है और आगे वो जल्दी से उससे उन दोनों का लोकेशन पूछकर उसके पास जाने लगता है। और आगे प्रेजेंट पे रेंतारू एआई को थैंक यू कहता है हनाजो को बचाने के लिए। जो कड़कड़ी आगे वो उसको डांटते हुए कहने लग जाती है कि तुमको इस चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सभी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन तभी इंदा पूछने लग जाती है कि आखिरकार शिजुका कहाँ पर है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरे हम लोग शिजुका को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। इस वजह से तो यहाँ पर वो डर के मारे रोने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखती है कि रेंतारू तो उसको ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ गया था। उसको यहाँ पर देखकर आगे शिजुका भी उसको बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो उसका आवाज कुछ ज्यादा स्लो था, इसी वजह से किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन रेंतारू तो रेंतारू है ना, वो काफी इजीली से उसका आवाज को सुन लेता है। जो सुनकर ही आगे वो जल्दी से उसके पास जाकर उसको बचा लेता है। और आगे जब भी रेंतारू ब्रेक लेता है वो तो वहाँ पर इंडा के साथ बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से रेंतारू उससे पूछने लग जाता है कि मैंने ये देखा जब मैं हनाजो और एआई से बातें कर रहा था तुम उन दोनों का बूस्ट को देखे जा रहे थे, क्या उन लोगों को स्विमिंग सूट पर देखकर तुमको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रहा? वो कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सच में काफी ज्यादा ठंड लग रही है। वो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम ड्रिंक क्यों पी रहे हो? और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंडा पूरी तरीके से फंस चुकी थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों का बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसका ये बात को सुनकर जब भी रेंतारू उसको खड़ा होने के लिए कहता है अचानक से वो उसका वो सूट को निकाल लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से आगे वो उसको थप्पड़ मारने लग जाती है। लेकिन हमारा लौंडा तो कुछ ज्यादा ठड़की था, जिस वजह से वो उसका बोस को देखकर कहने लग जाता है अगर मैं सच कहूँ तो तुम स्विमिंग सूट में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंडा काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जो देखकर आगे रेंतारू जल्दी से उसको गले लगाते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम कैसी दिखती हो। मैं अगर सच कहूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर अलग अलग खूबियां हैं, इसी वजह से तुमको उन लोगों से बेहतर बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंडा कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंडा और बाकी सभी लड़कियां मिलकर रेंतारू को एक जगह पर लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में रेंतारू उस जगह पर एक लड़की को देखता है। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं अचानक से उन दोनों के दिल में बिजली दौड़ता है। और ये देखकर तो यहाँ पर रेंतारू को समझ आ गया था कि ये भी असल में उसका सोलमेट है। लेकिन आगे रेंतारू कुछ कहे इससे पहले इंदा उसको खींचकर बाहर पर लेकर जाती है। और इसी वजह से अगले दिन रेंतारू केमिस्ट्री लैब पर चला जाता है अपने सोलमेट से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर तो उसको अपना सोलमेट नहीं मिला था। उसके सोलमेट की जगह तो उस जगह पर एक छोटी सी लड़की थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में तो कुसूरी था। जहाँ पर कुसूरी जल्दी से उसको एक चाय देते हुए अपना मेडिसिन बनाने के लिए चली जाती है। और आगे जब भी रेंतारू उससे अपने सोलमेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो शायद तो वो लड़की उसका बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। लेकिन कुछ देर बाद कुसूरी उसको एक मेडिसिन दिखाती है और ये पीने के बाद तो किसी भी इंसान के अंदर मैग्नेट का पावर आ जाती है। और आगे जब भी कुसूरी के कहने पर रेंतारू वो चीज को पीता है अचानक से उसके बॉडी पर काफी सारे मेटल के ऑब्जेक्ट आकार चिपक जाते हैं। और दूसरा कुरुमी भी वो मेडिसिन का दूसरा पार्ट पी लेती है। इस वजह से आगे कुछ ही देर में वो रेंतारू के पास जाकर उससे चिपक जाती है। और आगे जब भी कुरुमी उससे छूटने की कोशिश करती है वो मेडिसिन तो कुछ ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। कुरुमी कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, 10 मिनट के बाद ये मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से कुरुमी को काफी जोर से टॉयलेट आने लग जाती है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा घबरा गया था, जहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम यहीं पर ही करने वाले हो? वो कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और चिंता मत करो, मैंने असल में डायपर पहन के रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अक्सर काम के टाइम पे टॉयलेट आ जाता है, इसी वजह से मैं डायपर पहन के रखती हूँ। और आगे 10 मिनट के अंदर ही वो मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। और आगे जब भी रेंतारू कुसूरी से अपने सोलमेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक से उसको कुरुमी को देखकर कुछ होने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए आया था, तो आखिरकार मुझे ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है कि यही असल में मेरा सोलमेट है। और तभी अचानक से कुसूरी कहने लग जाती है कि लगता है मेरा लव पोशन का असर शुरू हो चुका है। उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में रेंतारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे इसके पूछने पर वो उसको बताने लग जाता है कि मैंने कुछ देर पहले तुमको जो चाय ऑफर किया था वो असल में एक लव पोशन था, और ये लव पोशन असल में मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया था क्योंकि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, और ये लव पोशन को पीने के बाद तुम मुझे रिजेक्ट भी नहीं करोगे। बताकर ही आगे वो जल्दी से उसको प्रपोज कर देती है। लेकिन आगे जब भी वो
सामने की तरफ देखती है, वहाँ पर तो रेंतारू उल्टियाँ कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ ही देर में रेंतारू वहाँ पर ही पैरालाइज हो जाता है। उसको पैरालाइज होते हुए देखकर यहाँ पर तो कुरुमी समझ गई थी कि असल में रेंतारू के बॉडी ने लव पोशन को रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से आगे वो उसको ठीक करने के लिए अपने जेब से एक एंटीडोट निकालती है। लेकिन आगे जब भी वो उसको पिलाने की कोशिश करती है वो तो यहाँ पर उसको पिला नहीं पा रही थी। इसी वजह से आगे वो समझ जाती है कि अब उसे उसको किस करना पड़ेगा। ये कर कर आगे वो जल्दी से उसको वो एंटीडोट पिला देती है और इससे तो रेंतारू यहाँ पर ठीक हो गया था। लेकिन दूसरी साइड कुरुमी काफी ज्यादा उदास थी। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि लगता है लव पोशन का असर खत्म हो चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो अभी भी तुम काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी और आगे वो थोड़ा सा हिम्मत करके उसको फाइनली प्रपोज कर ही देता है। रेंतारू कहता है कि ये करने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से जल्दी से तुम अपना सर उठाओ। लेकिन जब भी वो अपना सर को उठाती है यहाँ पर तो रेंतारू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि कुसुरी असल में वो लड़की थी जिसको कि रेंतारू ने कल देखा था। और आगे इसके पूछने पर कुसुरी उसको बताने लग जाती है कि असल में एक इमोर्टल मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से अचानक से मेरा उम्र काफी ज्यादा छोटी हो गई और इसी वजह से मैं इस बॉडी में फंस कर रह गया हूँ। और जब भी मैं एंटीडोट पीती हूँ मैं अपने ओरिजिनल बॉडी में 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी छोटी बॉडी ज्यादा पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी छोटी बॉडी में काम करने में काफी ज्यादा आसानी होता है। और आगे जब भी रेंतारू को रियलाइज होता है कि वो लड़की तो असल में उससे भी काफी ज्यादा बड़ी है, वो जल्दी से खुद उसके सामने झुककर उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रेंतारू कुसुरी को अपने सभी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और एक नए गर्लफ्रेंड को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर इंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसी वजह से आगे रेंतारू के कहने पर उन लोगों को भी मानना पड़ता है। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुसुरी उन लोगों को खुश करने के लिए चाय बनाकर लेकर आई थी। लेकिन तभी अचानक से उसको काफी जोर से टॉयलेट आती है, जिस वजह से आगे वो कहने लग जाती है कि मैं अभी टॉयलेट करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उन लोगों से कहने लगती है यहाँ पर जो 2 चाय है उनमें से एक रेंतारू का है और दूसरा बाकी सबका। ये कहकर आगे वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी हना जो देखती है उनमें से एक तो बड़ा था और एक छोटा, इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद छोटा वाला रेंतारू का होगा और बड़ा वाला सबका। इसी वजह से आगे वो जल्दी से चाय को सर्व कर देती है। लेकिन जब भी कुछ देर बाद कुसुरी आकर वो चाय को पीती है उसको एहसास होता है कि ये तो गलत चाय है। इसी वजह से आगे वो उन सबको ये चाय पीने के लिए मना करती है। लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था और आगे उसको इस तरीके से रोकता हुआ देखकर रेंतारू कहने लग जाता है कि क्या तुम बताओगे आखिरकार तुम इन लोगों को क्यों रोक रहे हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि असल में इन लोगों ने गलत चाय पी लिया है और मैंने तो असल में बड़े थर्मस का चाय तुम्हारे लिए बनाई थी और उसमें तो एक पोषण मिलाया हुआ था। अगर तुम वो पोषण को पी लोगे तो तुम एक एक करके सबको किस करने लग जाओगे। लेकिन देखो इन लोगों ने गलत चाय पी ली। वो कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे तुमको किस करने के लिए कोई भी पोषण की जरूरत नहीं है। ये कहकर आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से पीछे से इंडा आकार कुसुरी को पकड़ लेती है। जहाँ पर रेंतारू ये देखता है कि चारों की चारों लड़कियां काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और आगे इसके पूछने पर कुसुरी उसको बताने लग जाती है कि उसने जो पोषण बनाया था इसका साइड इफेक्ट इन लोगों के ऊपर हो चुका है और इसी वजह से अभी ये लोग एक ज़ॉम्बी की तरह हो चुका है, जहाँ पर ये लोग तुमको किस करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन लोग को ऐसा बिहेव करता हुआ देखकर जल्दी से रेंतारू वहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। कुसुरी बताता है अगर मुझे इन लोग को ठीक करना है तो मुझे दोबारा एंटीडोट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये एंटीडोट को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले केमिस्ट्री लैब पर जाना होगा। इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से केमिस्ट्री लैब की तरफ भागने लग जाते हैं। जाते हुए रेंतारू कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से इन लोग को रोकना होगा। जिस पर कुसुरी एक एसिड को निकालती हुए कहने लग जाती है ये एक एसिड है, अगर हम लोग उनके ऊपर ये एसिड को डालेंगे तो उसका चेहरा जलने लग जाएगा। जिस पर रेंतारू उसको मना करते हुए कहने लग जाता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग किसी के ऊपर भी नहीं करेंगे। लेकिन आगे जब भी वो लोग केमिस्ट्री लैब की तरफ भागने लग जाते हैं, कॉरिडोर के भागने की वजह से अचानक से देखते देखते उस जगह पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल को देखकर तो यहाँ पर कुसुरी काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से डर के मारे वो उसके ऊपर अपना एसिड फेंक देती है। इससे तो वाइस प्रिंसिपल का चेहरा जलने लग गया था, जिस वजह से वो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और आगे यहाँ जल्दी से उन लोगों को अलग होने की ऑर्डर देती है, जिससे कि वो लोग काफी जल्दी से रेंतारू को पकड़ सकते हैं। और दूसरा रेंतारू और कुसुरी भी ठीक यही करते हैं, जहाँ पर वो दोनों जल्दी से अलग अलग होकर केमिस्ट्री लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं। और आगे जब भी रेंतारू हमने पीछे देखता है वहाँ पर तो उसके पीछे शिजुका भागती हुई आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो शिजुका कुछ ज्यादा स्लो थी। इसी वजह से रेंतारू अपने मन में कहने लग जाता है अगर मैं अपना स्पीड बढ़ाऊंगा तो मैं काफी जल्दी से केमिस्ट्री लैब पर चला
जाऊंगा। लेकिन आगे जब भी वो तेजी से भागने लग जाता है, अचानक से शिजुका वहाँ पर नीचे गिर जाती है। उसको इस तरीके से गिरा हुआ देखकर तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा डर गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसको उठाकर नर्स ऑफिस पर लेकर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद तो उसको पता चला था कि नर्स ऑफिस तो असल में बंद हो चुका है। इसी वजह से आगे रेंतारू खुद ही उसका मलहम पट्टी कर देता है। और आगे जब भी रेंतारू को रियलाइज होता है कि वो तो असल में उसको किस करने के लिए यहाँ पर आई थी, अचानक से देखते देखते शिजुका उसके ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद आगे वो तुरंत ही उसको किस करने लग जाती है। उसको इस तरीके से किस करता हुआ देखकर तो यहाँ पर रेंतारू का भी अरमान खड़ा होने वाला था। लेकिन जब भी आगे रेंतारू अपने मन में ओरिजिनल शिजुका के बारे में सोचता है, वो जल्दी से उसको उठाकर एक जगह पर टंगा कर वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी वो नर्स ऑफिस को छोड़कर केमिस्ट्री लैब पर जा रहा था, अचानक से देखते देखते हनाजो और इंदा उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको इस तरीके से भागते हुए देखकर आगे रेंतारू जल्दी से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से इंदा हनाजो को उठाकर गोल गोल घुमाते हुए रेंतारू के ऊपर फेंकती है। और इस चक्कर में तो यहाँ पर वो दोनों ही उसको पकड़ लिए थे, जो देखकर आगे वो दोनों ही एक एक करके उसको किस करते हैं। ये सारा कुछ देखकर तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से रेंतारू ये देखता है कि रेंतारू को लेकर तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। और उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर रेंतारू समझ जाता है कि ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर आगे रेंतारू जल्दी से उन दोनों को किस करवा देता है। और इस वजह से तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बार बार किस कर रहे थे। मतलब भाई ये एनीमे पे कुछ भी हो रहा है, कभी ये उसको किस कर रहा है, कभी वो उसको किस कर रहा है, मतलब कुछ भी। और उन दोनों को मजे लेता हुआ देखकर तो यहाँ पर रेंतारू भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। लेकिन जब भी उसको याद आता है कि उसको केमिस्ट्री लैब पर जाना है, वो जल्दी से केमिस्ट्री लैब पर जाने लग जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो यह काफी देर से उसका इंतजार करे जा रही थी। उसको यहाँ पर देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो पास वाला एक कैबिनेट के अंदर छुप जाता है। और उसके अंदर तो यहाँ पर असल में कुसुरी भी था, जो देखकर यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पर आगे वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो दोनों क्या करेंगे। जिस पर कुसुरी आगे उसको बताने लग जाती है कि ऐसे इमरजेंसी की वजह से मैं हमेशा ही अपने पास एक एंटीडोट रखती हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से अपने एंटीडोट को निकाल कर वो खुद ही वो एंटीडोट को पी लेती है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर आगे जब भी रेंतारू उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से आगे वो एंटीडोट नीचे गिरकर वो एंटीडोट वेस्ट हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर कुसुरी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम ये चीज एआई को देने वाले हो। जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान होती हुए कहने लग जाती है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। और आगे जब भी वो अपने ओरिजिनल बॉडी पे आती है, अचानक से उसको एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि एआई को मेरे ओरिजिनल बॉडी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसी वजह से आगे मैं जल्दी से उसके पास जाकर उसको बांध दूंगी, जिससे कि मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बताकर ही आगे वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। लेकिन जब भी वो उसके पास जाती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में गलती से अपना नाम बता देती है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर आगे एआई उल्टा उसको ही बांध देती है। मतलब सभी कुसुरी को देखकर सीखो कि आखिरकार लड़कियां कैसे होते हैं। इसी वजह से अगर इसको 1000 बार गालियां भी दे दूं तो इसके लिए कम है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दूसरा रेंतारू काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे जब भी रेंतारू नीचे पड़ा हुआ एंटीडोट को देखता है, उसको अचानक से एक प्लान याद आता है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है। उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर आगे एआई भी उसका पीछा करने लग जाती है, जो देखकर आगे रेंतारू एक स्टोर रूम पे जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो एआई कुछ ज्यादा ताकतवर थी, जहाँ पर वो स्टोर रूम के गेट को ही तोड़ देती है। लेकिन दूसरा रेंतारू इतना ज्यादा भागने की वजह से तो काफी ज्यादा थक गया था। इसी वजह से वो अभी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, जिस इसका फायदा उठाकर आगे एआई उसको काफी ज्यादा किस करने लग जाती है। और तभी इतने में पीछे से कुसुरी आकर उसके मुंह में एंटीडोट डाल देती है। इस वजह से तो वो तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो गई थी। और तभी हमें रेंतारू का प्लान के बारे में पता चलता है कि वो तो असल में एआई को केमिस्ट्री लैब से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि दूसरा कुसुरी दोबारा हमने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाए और वो एंटीडोट बनाकर उसके पास लेकर आए। और यहाँ पर तो वो काफी सारा एंटीडोट भी बना लिया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक एक करके सभी लड़कियों को ठीक कर देती है। और आगे कुसुरी रोती हुए सभी लड़कियों से माफी मांगती हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। रेंतारू कहता है कि भले ही ये सारा कुछ तुम्हारे मेडिसिन के वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हारे मेडिसिन के वजह से हम लोग दोबारा नॉर्मल हो पाए हैं। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा ब्लेम मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना मेडिसिन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। इसी वजह से ही तो मुझे तुमसे प्यार है। उसका
ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुसुरी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से जाकर उसको किस कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानाजो की मदर उसके कान पे जाकर कुछ कहती है। इस वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी। जहाँ पर ये कहने के बाद ही आगे उसकी मदर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक पार्क पर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आने का आइडिया हानाजो का था। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ यहाँ पर आना चाहती थी। और तभी अचानक से उस जहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि बुकीटॉस इवेंट काफी जल्दी शुरू होने वाला है। और आगे इसके पूछने पर हानाजो उसको बताने लगती है कि ये इवेंट असल में ये पार्क का एक इवेंट है और जो भी ये इवेंट पे जीतता है उसको एक वेडिंग ड्रेस के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो लोग भी ये इवेंट पे हिस्सा लेना चाहते थे। तो इसे हम लोग हानाजो को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे असल में वेडिंग ड्रेस पहनने का हमेशा से ही सपना था और आज ही मेरे पास मौका है ये सब कुछ सच करने की। और आगे जब भी वो इवेंट शुरू होने वाला होता है अचानक से एक लड़की कहने लग जाती है कि जल्दी से फ्लावर को पकड़ लेना ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो को खिंचा सकूं। उन लोगों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर रेंतारो पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार ये लोग कौन है। याई बताती है कि ये लोग असल में एक जापानीज बाइक गैंग है। ये बात को सुनकर आगे हानाजो सबसे कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर वो फ्लावर को पकड़े और बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आखिरकार फोटोशूट में कौन जाएगा। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। और तभी रेंतारो कहने लग जाता है कि शिजुका तुमको पीछे रहना चाहिए, जो सुनकर आगे वो भी इसके लिए मान जाती है। और आगे रेंतारो कुछ कहे इससे पहले कुसुरी जल्दी से अपना एंटीडोट पी लेती है और इस वजह से तो वो दोबारा हमने नॉर्मल बॉडी पर आ गई थी। और आगे रेंतारो जब भी उन लोग का फ्लैग को देखता है वो कहने लग जाता है कि हमारे पास भी इन लोगों की तरह एक फ्लैग होना चाहिए। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक टॉवल पे आइजू फैमिली लिखकर एक फ्लैग बना देता है, जो देखकर आगे वो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं एक साथ काम करने के लिए। लेकिन तभी हमें वो इवेंट का रूल के बारे में पता चलता है कि ये इवेंट पे फिजिकल अटैक बैन है और जो ये फ्लावर को फेंकने वाले हैं वो और कोई नहीं हमारा इंटरनेशनल शॉट पुटर है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो असल में स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है। और आगे जब भी प्रिंसिपल वो फ्लावर को फेंकते हैं सभी लोग वो फ्लावर को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। उन लोग को ऐसा करते हुए देखकर आगे वो लड़की अपने साथियों को मारते हुए कहने लग जाती है कि ये कोई फिजिकल अटैक नहीं है, हम तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर तो वो एक एक करके अपने साथियों को उठा कर फेंके जा रही थी और एक बंदा तो यहाँ पर हानाजो के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर इंदा आकर उसको बचा लेती है। और यहाँ पर तो ये सब के वजह से इंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है अगर तुम इस तरीके से रूल बदलोगे तो मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। ये कहकर आगे वो उस लड़की के साथ झगड़ने लग जाती है, जहाँ पर वो हानाजो से कहने लग जाती है कि मैं ये गोरिल्ला को पकड़ती हूँ तब तक तुम जल्दी से जाकर वो फ्लावर को पकड़ो। और आगे जब भी वो फ्लावर नीचे गिरने वाला होता है वो लड़की का सारे साथी मिलकर अपने पार के मदद से वो फ्लावर को दोबारा उछाल देते हैं। उन लोग को ऐसा करते हुए देखकर रेंतारो जल्दी से उन लोग के पीछे पीछे भागने लग जाता है वो फ्लावर को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वो लोग हवाओं में शिजुका को देखते हैं और यहाँ पर तो वो असल में उस टॉवल के मदद से आसमान पर उड़ रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे शिजुका जल्दी से वो फ्लावर को पकड़ लेती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर नीचे वो तीनों एक साथ शिजुका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे उतरने के चक्कर में तो वो उन सभी लोगों का बुफ्स के ऊपर गिरकर दोबारा उछल गई थी। और तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे रेंतारो आकर उसको बचा लेता है। हारने की वजह से तो दूसरे साइड वो लड़की काफी ज्यादा रोने लग गई थी। इंदा कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लड़ने के लिए। और दूसरे साइड तो रेंतारो काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो लोग जीत गए थे। और आगे हानाजो कहने लग जाती है कि चलो देखते हैं आखिरकार कौन रेंतारो के साथ फोटो खिंचाएगा। ये कहकर आगे वो काफी सारे स्टिक निकालती हुए कहने लग जाती है कि जिसका भी स्टिक पर रेड मार्क आएगा वही इस गेम को जीतेगा। ये बताकर आगे वो अपने मन में कहने लग जाती है कि ये गेम तो मैं ही जीतने वाली हूँ क्योंकि मैंने काफी पहले से इस चीज को जुगाड़ करके रखा था और अगर मैं पहले ले लूँ तो सबको डाउट होने लग जाएगा। इसी वजह से क्यों ना मैं सबसे पहले एआई को चूज करने के लिए कहूँ। ये कहकर आगे वो एआई के बारे में सोचने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि एआई को अपने करीबी जो स्टिक मिलेगा वही उस चीज को चूज करने वाली है। इसी वजह से आगे वो एआई से पूछने लग जाती है कि क्या तुम सबसे पहले गेम को स्टार्ट करना पसंद करोगे, जिस पर आगे एआई उसको बताने लग जाती है कि क्यों ना हम लोग एक एक स्टिक उठाने के बजाय एक साथ ये स्टिक को उठाए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हानाजो सदमे में आ गई थी क्योंकि उसने तो यहाँ पर इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं था। और आगे हमें पता चलता है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर हानाजो ये गेम को जीत गया था। ये देखकर तो इस जगह पर कुसुरी काफी ज्यादा रोने लग गई थी। रेंतारो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग अगले महीने भी यहाँ पर जरूर आएंगे। जो सुनकर दूसरा हानाजो
अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रेंतारू को किसी और के साथ पिक्चर लेनी चाहिए, इससे उन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। इसी वजह से आगे वो जल्दी से कुसुरी से कहने लग जाती है कि कुसुरी अगर तुम चाहो तो तुम रेंतारू के साथ फोटो खिंचवा सकती हो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से उसको हक कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद कुसुरी उससे कहने लग जाती है कि रहने दो, तुम दोनों ही जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों से ही काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर रेंतारू कहने लग जाता है कि क्यों ना हम लोग एक ही साथ फोटो ले। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे वो सभी बिल्कुल यही करते हैं। और फोटो खिंचाने के बाद हना जो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये चीज मेरा हमेशा से ही सपना था, क्योंकि मैं जिसके साथ प्यार करती हूँ उसके साथ मुझे एक फोटो चाहिए था। और शुरुआत में मुझे तुम्हारे साथ रहने से काफी ज्यादा खुशी मिलता है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड पर आ गई हूँ। वो कहता है कि मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। लेकिन तभी अचानक से हाना जो उससे कहने लग जाती है कि मैं लास्ट तुमसे बस एक चीज चाहती हूँ कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। फिर अगले सीन में रेंतारू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार हानाजो ने उससे ये क्यों कहा। और आगे जब भी रेंतारू उसके पास जाता है उसको पता चलता है कि हानाजो तो काफी पहले यहाँ से जा चुका है। और आगे जब भी रेंतारू उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है यहाँ पर तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसके घर के सामने चला जाता है। और इतना बड़ा घर को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो गेट के सामने हानाजो कह के चिल्लाने लग जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो वहाँ पर हानाजो उसको यहाँ से जाने के लिए कही जा रही थी। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड आता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और तभी अचानक से रेंतारू के फोन पे एक कॉल आता है और वो तो असल में हानाजो का था, जहाँ पर रेंतारू उससे कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बिना किसी रीजन से तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता। वो कहती है कि मेरे पास रीजन है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। रेंतारू पूछता है कि तुम अभी मुझसे झूठ कह रहे हो, मैंने सही कहा ना। इसी वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे सारा कुछ सच न बता देते। जिस पर हानाजो बताने लग जाती है कि मेरे मदर को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। वो पूछता है कि क्या इतने सारे लड़कियों को मैं डेट कर रहा हूँ, क्या इसके बारे में भी तुम्हारे मॉम को पता चल गया। वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने मॉम को काफी समझाने की कोशिश करी कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं मानी। इसी वजह से मेरे मॉम ने मेरे स्कूल चेंज करने का डिसाइड किया है और मैं कल ही यहाँ से शिफ्ट होने वाली हूँ। और अगर मैं सच कहूँ तो मेरी मॉम हमेशा से ऐसे ही थे, जहाँ पर वो पैसों का इस्तेमाल करके कभी भी कुछ भी कर देती है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर हानाजो की मदर आकर उसको वहाँ से लेकर जाती है, जहाँ पर वो जाने से पहले रेंतारू से कहने लगता है कि तुम हानाजो को दोबारा कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको खत्म भी कर सकता हूँ। जिस पर रेंतारू चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे हानाजो के साथ प्लीज बातें करने दो। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसको पकड़ लेता है और दूसरे से हमने हानाजो की मदर को देखते हैं जो कि उससे कहने लगती है कि मैंने तुमको उससे बातें करने के लिए मना किया था ना, और अगर मैं चाहूँ तो उसको कहीं पर भी भेज सकती हूँ जहाँ पर कोई भी उसको कहीं पर भी देख नहीं पाएगा। उसका ये बात को सुनकर आगे हानाजो अपने मदर से माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन रेंतारू को कुछ भी मत करना। जिस पर उसकी मॉम उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि मैं जो भी करती हूँ तुम्हारा भलाई के लिए ही करती हूँ, इसी वजह से मैं तुमको उस पर्सन के साथ रहने नहीं दे सकता जिसका की 4 गर्लफ्रेंड है। और दूसरा हम लोग रेंतारू को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसको हानाजो के साथ बातें करने का मौका नहीं मिला। और आगे ये सारा कुछ जानने के बाद कुसुरी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार अब रेंतारू तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है कि मैं हानाजो के घर पर जाकर उसको लेकर वहाँ से भाग जाऊंगा। शिजुका कहती है कि ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रेंतारू कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और इसी वजह से आज मैं और हानाजो ये शहर छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, एक दिन मैं जरूर आऊंगा तुम लोग को लेने के लिए। जिस पर इंदा कहने लग जाती है कि अब पता नहीं मैं तुमको कब देखने वाली हूँ, और वैसे ही मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और इसी वजह से हानाजो को बचाने के लिए मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। जिस पर आगे बाकी लड़कियां भी कहने लग जाती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर आगे रेंतारू को भी इसके लिए मानना पड़ता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रेंतारू उसको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कॉल को बिल्कुल भी नहीं उठाता। इसी वजह से आगे रेंतारू एक प्लान बनाता है कि वो एक रबर बॉल उसके खिड़की के सामने फेंकेगा और आगे वो लोग एक रस्सी के मदद से नीचे उतर कर यहाँ से भाग जाएंगे। और आगे जब भी रेंतारू एक बॉल को फेंकता है वो अलग ही जगह पर जाकर गिरता है, इसी वजह से तो यहाँ पर वो बॉल भी खो गया था। और आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर बॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अचानक से इंदा को एक बिल्ली दिखाई देती है, जहाँ पर वो ये भी देखती है कि उसके पास ही तो असल में वो बॉल था। लेकिन आगे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बिल्ली जल्दी से
वहाँ से भाग जाती है। और तभी अचानक से एआई कहने लग जाती है कि एक बिल्ली को पकड़ने का सही तरीका है कि उसके ऊपर लात मार दो। लेकिन तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे रेंतारू आकर उसको ये करने के लिए मना करता है। और तभी उन लोग का चिल्लाने का आवाज सुनकर देखते देखते उस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग एक पेड़ के पीछे छुप गए थे। और आगे वो सिक्योरिटी गार्ड उस जगह पर वो बिल्ली को देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और तभी उस जगह पर एआई अपना इंटेलिजेंट दिमाग को चलाती हुए कहने लग जाती है, अगर इस जगह पर एक बिल्ली है तो उसके लिए एक छोटा सा डोर भी होगा। और आगे जब भी वो लोग जाकर चेक करते हैं उस जगह पर तो सच में एक छोटा सा डोर था, जो देखकर आगे एआई जल्दी से उस जगह पर काफी सारे पत्थर को लेकर आती है। और आगे वो उस पत्थर के मदद से जल्दी से वो डोर को भी खोल देती है। और उसको इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल देखकर तो इंदा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जो कड़कड़ी आगे एआई कहने लग जाती है कि जल्दी से चलो नहीं तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। लेकिन आगे जब भी रेंतारू उसका हाथ को देखता है उसके नाखून से खून निकल रहा था, जो देखकर आगे इंदा जल्दी से उसके पास जाकर उसके हाथ में एक बैंडेज लगा देती है। वो कहती है कि तुमको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो बताता है कि हमारे पास ये करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन आगे जब भी वो लोग अंदर पर जाते हैं उस जगह पर काफी खतरनाक एक डॉग आ जाता है। उस जगह पर एक खतरनाक डॉग को देखकर वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को रियलाइज होता है कि शिजुका तो अंदर ही फंस गया है। और आगे जब भी रेंतारो अंदर पर झाँक कर देखता है उसको पता चलता है कि डर के मारे तो वहाँ पर शिजुका बिल्कुल स्टैचू बन गई थी। और ये देखकर आगे जब भी रेंतारो चिल्लाने वाला होता है ठीक टाइम पे ये आई उसको रोक लेती है। और दूसरे हम लोग शिजुका को देखते हैं और यहाँ पर वो इतना ही ज्यादा डर गई थी जिस वजह से वो सैल्यूट करने लग गई थी। उसका ये शकल और सैल्यूट को देखकर तो मुझे एक मीम का याद है। तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसके पास वो डॉग आकर उसका फेस को चाटने लग जाती है। ये बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये डॉग उसके ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉग हमेशा हमने से कमजोरों का रक्षा करता है। रेंतारो पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। कुसुरी कहती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक चीज है जिसके मदद से वो सो जाएगा। जो बताकर ही आगे वो शिजुका की तरफ वो चीज को फेंकते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल करो। उसका ये बात को सुनकर आगे शिजुका जल्दी से वो चीज को खुद ही पी लेती है और इस वजह से तो वो वहाँ पर ही सो गई थी। इंदा कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिरकार तुमने उस टाइम पे उसको वो चीज डॉग को पिलाने के लिए क्यों नहीं कहा। लेकिन तभी अचानक से वो डॉग शिजुका के मुंह से टपकता हुआ वो दवाई को पी लेता है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में ही वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जो देखकर आगे वो लोग एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो शिजुका को दवाई देकर दोबारा जगा दिया गया था। लेकिन आगे जब भी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं अचानक से उन लोग के सामने वही बिल्ली आ जाती है। और आगे जब भी वो बिल्ली आगे बढ़ता है अचानक से उस जगह पर अलार्म बजने लग जाता है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में उस जगह पर 2 गार्ड आ जाते हैं। और यहाँ पर तो उन लोग को उस जगह पर वो बिल्ली के अलावा कोई भी नहीं दिखा था, जिस वजह से आगे वो सभी गार्ड चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोग के जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो लोग पहले ही छुप गए थे। और आगे कुसुरी उन लोग को बताने लग जाती है कि इस जगह पर असल में सेंसर लगे हुए हैं और यहाँ पर तो हमारे पास उसका गॉगल नहीं है, इसी वजह से हमारा फेल होने का चांस 99% है। लेकिन तुम जरा टेंशन मत करो, मैंने इस चीज का आई ड्रॉप लाया था। जो सुनकर आगे रेंतारू जल्दी से वो आई ड्रॉप को लगा लेता है। और तभी इंदा कहने लग जाती है कि कुसुरी तुमने ये चीज को गिरा दिया। जहाँ पर इंदा ये देखती है कि उस जगह पर तो एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से कुसुरी उसका हाथ से वो चीज को छीनते हुए कहने लग जाती है कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे इंदा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। एआई बताती है कि ये एड्रेस असल में फॉरेन रिसर्च टीम का एड्रेस है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से इंदा को याद आता है कि कुसुरी का हमेशा से ये सपना है कि उसको एक रिसर्च टीम पर जाना है। एआई कहती है कि अगर तुम आज ये चीज सबमिट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ से ये चीज छिन जाएगा। रेंतारू कहता है तो आखिरकार तुमने ये ड्रॉप मुझे क्यों दिया। वो बताती है कि मैं असल में हानाजो को एक फ्रेंड की तरह मानती हूँ, इसी वजह से हानाजो मेरे लिए रिसर्च टीम से भी ज्यादा कीमती है। और आगे जब भी रेंतारू सामने काफी सारे सेंसर को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सेंसर ज्यादा ऊपर तक नहीं है, इसी वजह से हम लोग इस चीज को ऊपर से पार कर सकते हैं। इंदा पूछती है लेकिन ये सा कुछ हम लोग कैसे करेंगे। यह बताती है कि तुम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करोगे तो शायद ये सब पॉसिबल हो सकता है। इसी वजह से आगे रेंतारो और हानाजो को एक साथ बांध दिया जाता है। इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी इंदा को मानना ही पड़ता है। फिर आगे वो लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जब भी वो लोग सेंसर के ऊपर आ जाते हैं रेंतारो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर तो रेंतारो उसके पेट से बंधा हुआ था, इसी वजह से आगे वो शर्म के मारे मन ही मन काफी जोर से चिल्लाती है। और आगे वो लोग काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो सेंसर को क्रॉस कर लेते हैं। जो कड़कड़ी आगे रेंतारो उन लोग से कहने लग जाता है कि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। और आगे वो लोग काफी
ढूंढते हुए हानाजो के गेट के सामने चले जाते हैं। लेकिन जब भी इंदा गेट को खोलती है वहाँ पर तो हानाजो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर अलार्म बजने लग जाता है और ये देखकर तो रेंतारो भी समझ गया था कि डोर पर भी अलार्म लगाया गया था। और आगे हानाजो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमको लेने के लिए आए हैं, इसी वजह से जल्दी से चलो। लेकिन तभी अचानक से देखते देखते उस जगह पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और तभी इतने में उस जगह पर हानाजो की मॉम आकर कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दूसरा हम लोग वो तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि बाहर पर उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिस वजह से आगे आई जल्दी से एक बिल्ली की आवाज निकालने लग जाती है। और यहाँ पर एक बिल्ली का आवाज को सुनकर वो भी वहाँ से जल्दी से निकल लेती है। और वहाँ पर तो हानाजो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके वजह से आज रेंतारो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है। और दूसरा हम लोग हानाजो के मॉम को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में हानाजो की मॉम हूँ और मेरा नाम असल में हारे है और मैं इस बार तुम दोनों को हानाजो के कहने पर छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम ऐसे करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये बताकर ये आगे वो रेंतारो से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे आंखें इस तरीके का क्यों है। रेंतारो कहता है कि प्लीज आप हमारे बात को मान लीजिए, मैं रेंतारो आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानाजो को काफी ज्यादा खुश रखूंगा। जिस पर हानाजो की मॉम कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ऐसा कुछ बातें सुनकर तुम्हारा बात को मान लूंगी। और मैं जब 13 साल की थी मैंने मिडिल स्कूल में 2nd ईयर पर हानाजो को जन्म दिया था, इसी वजह से जल्दी से बता आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया होगा। वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बच्चों से काफी ज्यादा प्यार है। वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जिससे प्यार करती थी वो उस टाइम पे काफी ज्यादा बीमार हो गया था और मैं अगर सच कहूँ तो वो तो उस टाइम पे मरने का कगार में आ गया था। इसी वजह से मुझे कुछ चाहिए था जिससे कि मैं उसे याद रख सकूं और इसी वजह से मैंने 13 साल की उम्र में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज कर मैंने गलत किया और वैसे भी ये सारा कुछ हम दोनों के खून में ही है कि अगर हम लोग किसी का प्यार में पड़ जाए तो हम उसके ऊपर पूरा अंधे हो जाते हैं। और इसी वजह से हम लोग हमेशा अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि प्यार ही एक लौता चीज है जिससे कि हमें हमेशा एक खुशी मिलती है। लेकिन तब तक तो मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका था और इसी वजह से मैंने अपना पूरा जिंदगी हानाजो को पालने में लगाया। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए हानाजो उसका कमियां बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकती थी। और जब से वो मरा है मैं हर दिन अपने मन में बस यही सोचता हूँ कि क्या यही वो खुशी भरी जिंदगी थी जो कि मैं चाहती थी। और इसी वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हानाजो भी ऐसा फील करे। और इसी वजह से कुछ हो जाए मुझे उसे समझाना होगा ताकि देर ना हो। इसी वजह से मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि जो 5 लड़कियों को एक साथ डेट करता है वो कभी भी उसको खुश नहीं रख सकता है। और ये सारा कुछ मैंने खुद ने डिसीजन लिया है और इसी वजह से तुम ये समझ लो कि तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारा बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। उनका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा रेंतारो काफी ज्यादा रो रहा था। उसको रोता हुआ देखकर तो यहाँ पर इंदा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे इसके पूछने पर वो उसको बताने लग जाता है कि मुझे समझ आ गया कि इसने काफी कुछ झेला है, इसी वजह से मैं भी नहीं चाहता कि हानाजो को इतना ज्यादा दुख हो, चाहे इसके वजह से मेरी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन तभी रेंतारो को रियलाइज होता है कि उसका आई ड्रॉप का असर तो खत्म हो गया है। लेकिन आगे जब भी उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है अचानक से उन दोनों के दिल में बिजली दौड़ता है। और इससे तो यहाँ पर रेंतारो को भी पता चल गया था कि वो भी असल में उसका एक सोलमेट है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं अब क्या ही बोलूं। मुझे तो यहाँ पर काफी पहले से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। लेकिन तभी अचानक से हारे रेंतारो से कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट करो। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। ये बात को जानने के बाद तो दूसरा रेंतारो भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। उसको इतना शर्माता हुआ देखकर इंदा उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम अभी सोच क्या रही हो, ये असल में तुम्हारे गर्लफ्रेंड की मदर है। और आगे जब भी हानाजो की मदर को होश आता है वो उससे कहने लगती है कि मैंने तो अभी असल में एक जोक किया था, इसी वजह से मैंने अभी जो कुछ भी कहा इसके बारे में तुम भूल जाओ। और तभी हानाजो की मदर कहने लगती है कि कुछ हो चाहे मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो कहता है लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, और चाहे इसमें मेरा जाने क्यों न चले जाए मैं उसको हमेशा ही खुश रखूंगा। वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। और आगे जब भी वो चुटकी हो जाती है अचानक से उस जगह पर एक चेयर आ जाता है जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि ये असल में एक लाइट डिटेक्टर चेयर है और अगर तुम यहाँ पर बैठकर झूठ कहोगे तो तुम पकड़े जाओगे। और इसी वजह से मैं आज तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ कि तुम हानाजो को सच में प्यार करते हो या फिर नहीं। उनका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रेंतारो भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आगे जब भी हानाजो की मदर रेंतारो से सवाल पूछती है यहाँ पर तो रेंतारो सारे सवालों का आंसर बिल्कुल सही दिया था। ये सुनकर तो यहाँ पर हानाजो की मदर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार रेंतारो के दिल
में हानाजो का फीलिंग कैसे सच हो सकता है। और तभी हानाजो की मॉम कहने लगती है कि ये तो एक मशीन है, इसी वजह से इस पर ट्रस्ट मत करो। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन तभी इनने में उस पर एक मेड आकर बताने लगती है कि जल्दी से चलिए मैडम हकारी, हानाजो खिड़की से कूदने वाली है। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और तभी इंदा हानाजो के मदर का गर्दन को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि कोई भी हमने जगह से नहीं हिलेगा और अगर कोई भी हिलने की कोशिश करेगा तो मैं इनका गर्दन को तोड़ दूंगी। एक एकड़ी आगे वो रेंतारू से कहने लग जाता है कि रेंतारू जल्दी से जाकर हानाजो को बचाओ। उसका ये बात को सुनकर आगे रेंतारू भी ठीक यही करता है। और दूसरा तो इंदा अभी भी हानाजो की मदर को पकड़ी हुई थी। ये देख कर तो यहाँ पर हानाजो की मदर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि कुछ ही हो जाए मैं भी वहाँ पर जाकर ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पर इंदा भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो भी उनको रोकने लग जाती है। जो देखकर आगे कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। और दूसरा हम लोग हानाजो को देखते हैं जो कि खिड़की पर बैठी हुई थी। और यहाँ पर तो दो गार्ड उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा यह सुजुका और कुसुरी भी उसको वहाँ से जंप करने के लिए मना करते हैं। लेकिन तभी इनने में उस पर रेंतारू आकर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, सारा कुछ ठीक हो चुका है। और आगे जब भी हानाजो रेंतारू को यहाँ पर देखती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे रेंतारू कहने लग जाता है कि इंडा ने तुम्हारे मॉम को पकड़ा हुआ है, इसी वजह से हम दोनों को यहाँ से भागने में कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर वो कहने लग जाती है अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मेरा मदर कभी भी मुझे ठीक से रहने नहीं देंगी और इसी वजह से हम लोग को हमेशा मेरे मॉम से भागता रहना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा लाइफ पूरा ही बर्बाद हो जाए। वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अभी भी करूँगा और हमेशा हमेशा के लिए करूँगा। उसका ये बात को सुनकर तो उस पर हानाजो काफी ज्यादा रोने लग गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। रेंतारू कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन जब भी हानाजो नीचे की तरफ देखती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गई थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि गलती से फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस पर रेंतारू आकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पर तो हानाजो कुछ ज्यादा भारी था, इसी वजह से वो किसी भी टाइम पर नीचे गिर सकता था। और तभी इनने में उस पर इंदा और हानाजो की मॉम भी आ जाती है। और यहाँ पर तो वो दोनों रेंतारू का पोजीशन को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। और आगे जब भी वो दोनों रेंतारू को पकड़ने के लिए जाते हैं अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे रेंतारू उसको पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ भी होने नहीं दूंगा। और आगे रेंतारू थोड़ा सा गिरने का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिस वजह से वो पानी पे जाकर गिरता है। और यहाँ पर पानी के गिरने की वजह से तो उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आया था। और उन दोनों को डूबता हुआ देखकर तभी इनने में उस पर एआई और कुसुरी उन दोनों को बचाने के लिए छलांग लगा देते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो दोनों बिल्कुल सही सलामत थे। हानाजो को ठीक देखकर रेंतारू उसको हक करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ। और तभी इनने में उस पर इंदा और हानाजो की मदर आ जाती है। और तभी उस पर इंदा आकर हानाजो को एक थप्पड़ मारती है। ये कर आगे वो दोनों ही काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। उन दोनों को इतना रोता हुआ देखकर आगे रेंतारू उन दोनों को शांत करवाता है। और आगे हानाजो की मदर उससे कहने लगती है कि तुमको तो इसमें चोट भी लग सकता था बहुत ही ज्यादा। वो कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं हानाजो को खुश करने के लिए मर भी सकता हूँ। उसका मुंह से ये बात को सुनकर आगे हानाजो की मदर उसके सामने झुकते हुए उससे कहने लगती है कि चलो ठीक है, अब से तुम हानाजो का ख्याल रखना। उनका मुंह से ये बात को सुनकर रेंतारू अपने मन में कहने लगता है कि हानाजो के मदर हानाजो के लिए काफी कुछ किया है और अभी वो उसकी खुशी के लिए उसको सैक्रिफाइस कर रही है। इसी वजह से आगे रेंतारू हानाजो का मदर का हाथ को पकड़ते हुए उनसे कहने लगता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ साथ हानाजो को भी काफी ज्यादा खुश रखूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो पहले हानाजो का मॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और आगे इसके पूछने पर रेंतारू उनसे कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि हारी तुम भी काफी ज्यादा खुश रहो और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो लाइफ जियो जो कि तुम डिजर्व करते हो। वो कहती है कि मैंने तुमको प्रपोज किया था, इसी वजह से तुम मुझे ये सारा कुछ बातें बता रहे हो, मैंने सही कहा ना? रेंतारू कहता है हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर उसकी 5 गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 6 लड़कियां एक साथ नहा रहे थे, जहाँ पर हानाजो की मदर कहने लगती है कि आज रात हम सभी एक साथ रहेंगे। कुसुरी कहती है कि ये बाथटब तो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन आगे जब भी वो एक मेडिसिन को पीती है वो जल्दी से अपना ओरिजिनल बॉडी पर आ जाती है। और उन लोगों का इतना अच्छा फिगर को देख कर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से नहाकर वहाँ से निकल लेती है। और आगे जब भी हानाजो की मदर पानी पीने के लिए जाती है अचानक से उस पर रेंतारू आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो मैं भी तुम्हारे
साथ चलता हूँ। उसका ये बात को सुनकर आगे वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हाड़ी तो हर टाइम रेंतारू के साथ चिपकी हुई थी। जहाँ पर रेंतारू अपने मन में कहने लग जाता है कि हाड़ी बचपन से हानाजो का देखभाल करती हुई आ रही है, इसी वजह से आगे वो उससे कहने लगता है कि अब हम दोनों एक हो गए हैं, इसी वजह से हम लोग हमेशा ही खुश रहेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हाड़ी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल करके नहीं रख पा रही हूँ, इसी वजह से प्लीज मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। मतलब भाई ये एनीमे पे हो क्या रहा है, मुझे शुरुआत से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी हानाजो का मॉम तो पहले रेंतारू से गुस्सा था ना, और अभी वो उसके साथ वो सारा कुछ करना चाहता है, और हमारा लौंडा भी इतना ज्यादा ठरकी है, वो इसके लिए मान भी गया। ये सारा कुछ देखकर तो मैं रेंतारू के लिए बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और दूसरा हम लोग बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक साथ कार्ड का गेम खेल रही थी। जहाँ पर इंदा कहने लग जाती है कि आखिरकार उन दोनों को आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो तो बस पानी लेने के लिए गए थे। उसका मुंह से ये बात को सुनकर हानाजो अपने मन में कहने लग जाती है कि कहीं मेरा मदर और रेंतारू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। और तभी इतने में उस पहाड़ी का चिल्लाने का आवाज आती है, जो देखकर आगे वो पांचों लड़कियां उन दोनों को चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी वो लोग रूम के अंदर घुसते हैं यहाँ पर तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इस जगह पर तो रेंतारू एक लड़की का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। रेंतारू को ये ड्रेस में देखकर हाड़ी काफी ज्यादा शर्माती हुई कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और आगे जब भी सभी लड़कियां रेंतारू को ये ड्रेस में देखती है, वो लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। इस वजह से तो यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से आगे वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। देखकर तो वहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा रोने लग गए थे। जहाँ पर हानाजो कहने लग जाती है कि तुम इस तरीके से हमें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो लोग यहाँ पर रोना धोना कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हाड़ी को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए मैं रेंतारू को इतना जल्दी मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहकर आगे वो जल्दी से एआई को एक प्रिंस की तरह सजा कर लाती है। और ये देखकर तो यहाँ पर वो सभी भी समझ गए थे कि एक प्रिंसेस को प्रिंस से किस कर उठा सकता है। और आगे एआई सीधा रेंतारू के पास जाकर उसको किस करने लग जाती है, जिस वजह से आगे वो कुछ ही देर में जग जाता है। और उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, जो देखकर आगे रेंतारू गुस्से में कहने लग जाता है कि मैं अभी बात लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और तभी हम लोग हानाजो को देखते हैं जो कि फोन पर कुछ ऑर्डर कर रही होती है। ये कर आगे हानाजो के साथ साथ हाड़ी भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर इंदा पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। वो बताते हैं कि असल में हम दोनों अभी आइजू को नहाने के लिए देखने जाने वाले हैं। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कुसुली कहने लग जाती है कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़के को नहाते हुए नहीं देखा। और उसका ये बात को सुनकर आप लोग समझ ही सकते हो कि आखिरकार वो अभी किस बारे में बात कर रहा होगा। और आगे एआई के साथ साथ इंदा भी कहने लग जाती है कि मुझे भी उसको नहाते हुए देखना है। लेकिन तभी उस जगह पर शिजुका आकर कहने लग जाती है कि मैं तुम लोगों को ये सा कुछ करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर आगे सभी लड़कियां मिलकर उसको एक कंबल में बांध देते हैं। और दूसरा हम लोग रेंतारू को देखते हैं जो कि कुछ ही देर के अंदर बांध लेने वाला था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता है कि वो सभी मुझे झांकने के लिए जरूर आएंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक टॉवल पहन कर आया हूँ। दूसरा हम लोग कुसुरी को देखते हैं जो कि एक रस्सी के मदद से रेंतारू को झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो वो अच्छे तरीके से रेंतारू को बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। और इस चक्कर में तो उसका मुंह आईने से चिपक गया था, जो देखकर दूसरा रेंतारू का फट के चौसठ हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। और आगे जब भी कुसुरी चिल्लाने लग जाती है, वो लोग जल्दी से उसको खींचने लगते हैं। दूसरा जब भी रेंतारू अपने आंखें को खोल कर देखता है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। इसी वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से नहाकर निकलना पड़ेगा। और दूसरा हम लोग शिजुका को देखते हैं जो कि कमल पर फंसी होती है, और यहाँ पर तो वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो निकल नहीं पा रही थी, जहाँ पर वो अपने मन में इमेजिन करने लग जाती है अगर वो सभी मिलकर रेंतारू को नहाते हुए देख लेंगे तो रेंतारू को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और आगे जब भी रेंतारू को गिल्टी फील होगा तो शायद वो हम लोग को छोड़ देगा, नहीं तो वो कुछ कर लेगा। और आगे जब भी उन सभी लड़कियों को भी रियलाइज होगा, शायद वो लोग भी उसके लिए अपना जान दे देंगे। इसी वजह से लास्ट में पूरा आइजू फैमिली मर जाएंगे और मैं ही बचूंगी। ये सोचते सोचते तो यहाँ पर शिजुका काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से गोल गोल घूमते घूमते वहाँ से निकल पड़ती है। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियां को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो सभी एक नए प्लान को अपना रहे थे, जहाँ पर वो लोग एक साथ छत के ऊपर जाकर रेंतारू को झांकने की कोशिश करने लगते हैं। और आगे इंदा उससे पूछने लग जाती है कि यहाँ पर चूहे वुहे तो नहीं है ना। लेकिन तभी अचानक से इंदा को कुछ महसूस होता
होता है। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी और उसको इतना ज्यादा डरते हुए देख के बाकी सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो असल में वही बिल्ली था, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी कहाँ ही मानने वाले थे, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और उन लोगों का इतना चिल्लाने की वजह से तो नीचे रेंतारू काफी ज्यादा डर गया था। और दूसरा हम लोग शिजुका को देखते हैं जो कि सीरो के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो उसको नीचे उतरने में काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर वही डॉग आकर उसको धक्का दे देता है और इस वजह से तो शिजुका डायरेक्ट नीचे जाकर गिरी थी। इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका रस्सी भी खुल गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सीधा घूमते घूमते बाथटब पर जाकर गिरता है। और इस वजह से तो यहाँ पर शिजुका काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जो देखकर यहाँ पर रेंतारू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और आगे जब भी रेंतारू ध्यान से देखता है उसको पता चलता है कि ये तो असल में शिजुका है। और आगे जब भी वो शिजुका के पास जाने लग जाता है अचानक से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। और आगे जब भी शिजुका रेंतारू का एनाकोंडा को देखता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर आगे रेंतारू उसको उठाकर वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लग जाता है। और तभी अचानक से उसको रास्ते में बाकी सभी लड़कियां दिखाई देती है। रेंतारू उन लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारी बताती है कि हम लोग तो बस इस जगह पर एक गेम खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से इंदा शर्माती हुए कहने लग जाती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम तुमको नहाते हुए देख रहे थे। और उसका ये बात की वजह से तो वहाँ दोबारा वो सभी लड़कियां फंस गए थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारू उन लोगों को समझाने लग जाता है कि तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग इंदा को देखते हैं जो कि हमने मन में ये कह रही थी कि मुझे जिराफ काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन अब से मुझे एनाकोंडा भी हद से ज्यादा पसंद है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग तो एक साथ कार्ड गेम को खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हारी को एक काम याद आ जाती है। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और उसको इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ देखकर तो दूसरा रेंतारू भी समझ गया था कि वो असल में उसको बुलाना चाहता है। और आगे जब भी रेंतारू जाकर देखता है उसको पता चलता है कि हारू तो यहाँ पर किसी के लिए प्यार कर रही थी, जो देखकर रेंतारू कहने लग जाता है कि मुझे अभी इसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी आगे वो उसका रिएक्शन को याद करती है वो जल्दी से हारी के पास जाकर उसके बाजू में बैठ जाता है। और आगे रेंतारू के पूछने पर हारी उसको बताने लग जाती है कि यही असल में मेरा हस्बैंड था और मैं इससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। उसका ये बात को सुनकर आगे रेंतारू उससे कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आज तुमने मुझे ये कहा था कि तुम हानाजो को अकेले में पाला था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास और लड़के का ऑप्शन नहीं आया होगा। और इसी वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इतना ऑप्शन होने के बावजूद भी तुम अकेला रहना ही क्यों चुना। उसका ये बात को सुनकर तो हारी पहले ये बात को बताने के लिए झिझक रही थी, लेकिन रेंतारू के और एक बार कहने पर वो उसको बताने लग जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक अपने पहले प्यार को अभी भी भुला नहीं पाई। वो इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके बाद मुझे कोई भी दूसरा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई। ये काफी ज्यादा गलत है ना। उसका ये बात को सुनकर तभी रेंतारू उसको हक करते हुए कहने लग जाता है कि तुमको और अपने पहले प्यार को भुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम हानाजो के फादर के साथ साथ भी मुझे प्यार कर सकती हो। और अगर मैं सच कहूँ तो ये कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। और अगर तुमको कभी भी ऐसा लगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम कभी भी मुझे बेझिझक छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर हारी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से उसको गले लगाते हुए कहने लग जाती है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी अचानक से हारी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसी वजह से इसको सीरियस मत लो। लेकिन तभी रेंतारू जाकर सीधा उसको किस कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानाजो इंदा के बाजू में लेटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ से हटकर रेंतारू के बाजू में जाकर सो जाती है। और इस वजह से तो यहाँ पर रेंतारू का भी आंखें खुल गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ सोना चाहती थी। उसका ये सा कुछ बातें तो दूसरा इंदा सुन रही होती है और तभी हानाजो कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी, जहाँ पर मैं तुमको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। जिस पर आगे रेंतारू उसको किस करते हुए कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और आगे कुछ ही देर में सभी लोग सो जाते हैं। और आगे जब भी अचानक से रेंतारू का आंखें खुलता है वो ये देखता है कि वहाँ पर इंदा और हानाजो तो काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। और ये देखकर आगे जब भी रेंतारू बाथरूम करने के लिए जाता है अचानक से उसको हमने सामने एक लड़का दिखता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि हारे का हस्बैंड था। जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। तुमने मेरे वाइफ के साथ साथ मेरी बेटी को भी छीन लिया, लेकिन अभी तुम आखिरकार मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो। बाथरूम पर तो तुम काफी ज्यादा डर गए थे। रेंतारू कहता है कि मैं भूतों
तुमसे काफी ज्यादा डरता हूँ, लेकिन तुम तो हानाजो के फादर हो, इसी वजह से मैं तुमसे क्यों ही डरूं। और आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं हानाजो के साथ साथ हारे का भी पूरा ख्याल रखूंगा। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उन दोनों का काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे, क्योंकि मैं 16 साल से देख रहा हूँ उन दोनों के लाइफ में काफी सारे लड़के आए, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों ने कभी भी किसी को भी नहीं चुना। लेकिन इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट करने के बावजूद भी हारी ने तुमको चुना, और इसी वजह से मैं तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा काफी ज्यादा मदद किया। रेंतारू कहता है कि थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने एक साथ मिलकर हानाजो को जन्म जो दिया था, और इसी वजह से आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं उन दोनों का ही पूरा ख्याल रखूंगा। ये कहकर ही आगे वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब भी वो दोनों ऐसा करते हैं अचानक से उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी आने लग जाता है, और आगे रेंतारू के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि लगता है अब मेरा मुक्ति होने का टाइम आ चुका है, और मैं तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, तुम उन दोनों का ध्यान रखना। ये कहकर ही आगे वो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं, और आगे सुबह होने के बाद हमें पता चलता है कि रेंतारू तो वहाँ पर ही सो गया था। और आगे जब भी उन लोगों का जाने का टाइम हो जाता है, हारी उससे कहने लग जाती है कि तुमको जब मन चाहे तुम यहाँ पर आ सकती हो। उनका ये बात को सुनकर आगे सभी बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन पे हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि असेंबली पे तो यहाँ पर हारी आई थी, जहाँ पर वो सबको बताने लग जाती है कि मैं असल में स्कूल की चेयरपर्सन हूँ। ये बताकर आगे वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि मैं रेंतारू को इतना ही ज्यादा देखना चाहती थी, जिस वजह से मैंने ये पूरा स्कूल को ही परचेस कर लिया। और यहाँ पर हारी को देखकर तो हानाजो और इंदा काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और दूसरा हम लोग रेंतारू को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो स्कूल जाने से पहले एक बार हारी को देखना चाहता था, लेकिन जब भी वो उसके घर पर जाता है उसको पता चलता है कि हारी तो अभी स्कूल पे है, जो सुनकर आगे रेंतारू जल्दी से स्कूल पर जाने लग जाता है। और तभी हमें रास्ते में और भी काफी सारे नए लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लड़कियां भी असल में रेंतारू का फ्यूचर सोलमेट है। तो आखिरकार आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, रेंतारू इन लोगों को पटा भी पाएगा या फिर नहीं, ये देखने के लिए तो आप लोगों को सीजन 2 देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये एनिमे का सीजन 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो, और इसी के साथ साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।